ये लॉ कब प्रूफ होता है? जब हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टोटल मास कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर का वेट कितना था बच्चों आपके पास? कॉपर का वेट है 1.03 ग्राम। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा आपका बच्चों? मॉलिक्यूल होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप मजे में होंगे, अच्छे से होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मैं चेतन शर्मा, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का वेलकम करता हूं फ्यूचर विल के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के प्यारे प्यारे बेसिक्स, जिन बेसिक्स की हेल्प से आप लोग समझ पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे बच्चों केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, और हम लोग इस वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 आपका यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो आप उसे पढ़कर आइए। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पर, आप उसको ईजिली समझ पाएंगे। पार्ट 2 पे जाने से पहले आप उसे पार्ट 1 को पढ़कर आएँ, ताकि आप उससे ईजिली इंटरेक्ट कर पाएँ बच्चों। अब रही बात बच्चों पार्ट 2 की, तो हम लोग यानी कि वी आर टुगेदर, हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, उसके एग्जाम्पल्स को, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ पेन और कॉपी के साथ बच्चों। और जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो आपका है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जहाँ पे हम लोग टोटल 5 लॉज को डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से 2 लॉ आप लोग ऑलरेडी पढ़कर आए हैं बच्चों 9th क्लास में। इट मीन्स वो फील आपको आने वाला है कहीं ना कहीं कि यस, हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है, और उसी को हम आगे की ओर मूव फॉरवर्ड करवा देंगे बच्चों। लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में उस लॉ को फील करेंगे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और एज वेल उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और बाद में सारे लॉ हो जाने के बाद उनके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। एक कॉपी और पेन आपको यहाँ पे लेना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है मेरे साथ साथ बच्चों। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस टोटल 5 टाइप्स के यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं, कि जब भी हम एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है बच्चों? आपके पास कंपाउंड फॉर्म होता है। जस्ट लाइक दैट एग्जाम्पल हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं कि जब भी कभी आप हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं बच्चों ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म होता है 2H2O। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में भी, वहां भी आप देख सकते हैं। कार्बन को जब हम क्या करते हैं बच्चों, कंबाइंड करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो आपके पास क्या बनता है? CO2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो जब भी हम एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन चीज के लिए या उस प्रोसेस के लिए उसको गवर्न करने वाले जो रूल्स आपके पास होते हैं, वो होते हैं बच्चों 5 बेसिक लॉ होते हैं आपके पास। और उन 5 बेसिक लॉ की बात करें तो पहला लॉ आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास का कंजर्व रहना। ठीक है। सेकंड पढ़ा हुआ है बच्चों आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कि जब भी हम किसी एलिमेंट से कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, तो वहां पे उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा बच्चों बाय मास, वो डेफिनेट होने वाला है आपका। ठीक है। मल्टीपल प्रोपोर्शन रेशियो, एक एलिमेंट फिक्स रख करके जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, और जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा तो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो उनका रेशियोज हमेशा क्या होता है बच्चा? मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर होता है। गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के लिए दिया गया लॉ है बच्चों आपका। आवोगाद्रो लॉ, जो कि आपको एक्सप्लेन करता है, डिस्टिंग्विश करता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच। तो इस तरह से टोटल 5 बेसिक लॉज को हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 विद सुटेबल एग्जाम्पल एंड सुटेबल न्यूमेरिकल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो इसी सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लॉ, जो कि आपका पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। उसे और अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे आप यहाँ पर कि यस, हमने 9th क्लास में बहुत कम पढ़ा था, अभी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिफरेंस देखेंगे आप यहाँ पर एक तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लॉ के साथ, जो कि आपका साइंटिस्ट देख रहे हैं सामने, एंटोनी लेवोजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी से हम बोलते हैं बच्चों, एंटोनी लेवोजियर। तो सबसे पहला लॉ जो आपके पास आया है बच्चों, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप समझ ही गए होंगे कि ये लॉ किसने दिया था बच्चों? एंटोनी लेवोजियर, जो आपका साइंटिस्ट है, उन्होंने ये लॉ आपका पुट फॉरवर्ड किया है। तो लिखा है फर्स्ट, दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1789। ये लॉ दिया गया था बाय द
एंटोनी लेवजियर इन 1789। अगर हम लॉ के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देखो दो बातें आपको समझ में आएंगी बच्चों। कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कहा यह जाता है कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं, ठीक है, यानी कि मान लीजिए कोई एक है कंपाउंड या एलिमेंट आपके पास है ए, और वो कंपाउंड बी से रिएक्शन कर रहा है बच्चों, और इससे आपके पास बन रहा है सी प्लस डी। हम ये कहेंगे कि अगर ए का मास कितना है बच्चों, 10 ग्राम है, और बी का मास कितना है बच्चों, वो भी 10 ग्राम है। तो जो रिएक्टेंट है आपके, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट हैं, अगर उनका वेट बाय मास आपके पास में 10 ग्राम एंड 10 ग्राम है, टोटल 20 ग्राम आपके पास है, तो ऑब्वियसली सी प्लस डी का जो मास होगा वो भी टोटल कितना होना चाहिए बच्चों, 20 ग्राम होगा। कितना होगा, 20। चाहे से वो 7 प्लस 13 हो, चाहे से वो 10 प्लस 10 हो, चाहे से 5 प्लस 15 हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट सी प्लस डी का टोटल मास जो आपके पास आएगा दैट इज ऑल्सो 20 ग्राम। कहने का मतलब है कि किसी एक केमिकल रिएक्शन में द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट का टोटल मास है वो हमेशा इक्वल होगा प्रोडक्ट के टोटल मास से। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि एक केमिकल रिएक्शन में जब हम दो रिएक्टेंट स्पीसीज को रिएक्ट करवाते हैं और उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस दौरान उनके मास में कोई चेंजेस नहीं होता है बच्चों। द मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मास क्या हुआ बच्चों, कंजर्व हो गया है, कोई चेंज नहीं हुआ उसके अंदर, इसीलिए इस लोगों का क्या नाम दिया गया है, कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों क्या बोला गया, देखो देयर इज नो नेट चेंज, कोई भी नेट चेंज नहीं होगा इन द मास ड्यूरिंग ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस या प्रोसेसेस। बच्चों जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं, कोई फिजिकल प्रोसेस करवाएं, तो उस दौरान कभी भी कोई भी मास में चेंज देखने को नहीं मिलता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट बच्चों दैट मैटर नाइदर क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये कहीं ना कहीं बच्चों आपका डाल्टन थ्योरी से रिलेट करता है कि इसका सिंपल मतलब ये हुआ है कि जो भी आपके पास मैटर है सराउंडिंग में, जो भी मॉलिक्यूल आपके आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं बच्चों और ना ही क्रिएट किया जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम सिंपली एक लाइन से ये भी कह सकते हैं बच्चों कि द टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। हमेशा क्या होगा, आपका इक्वल होगा। जो टोटल मास आपका रिएक्टेंट का है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का क्या होगा बच्चों, ऑलवेज इक्वल होगा ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कभी भी चेंज नहीं होता। इसी बात को यहाँ बोला गया है कि कोई भी केमिकल प्रोसेस हो या कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो, वहां पर उस दौरान उनके मासेस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इट मीन्स मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो ऑलवेज कंजर्व रहता है आपका, इसलिए बोला गया कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। एक इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है बच्चों, मीथेन यानी कि CH4, और इसका रिएक्शन जो करवाया गया है बच्चों, करवाया गया है 2 मोल ऑफ O2 के साथ। यानी सिंपली कहा जाए तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, ये मीथेन लिया है हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में, और इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने कंबंस किया है, जलाया है इसको बच्चों। जैसे इसको जलाया तो ऑब्वियसली कंबंशन प्रोसेस से क्या निकलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज वाटर रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है और बना है वाटर, और आपकी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। अब कितने मोल आपके पास कार्बन के, यहाँ पे 1 मोल है, तो ऑब्वियसली 1 मोल बनेगा CO2 का, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आपके पास 4, तो इसका मतलब बैलेंस कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास 2 मोल H2O बन जाएगा। क्या देख रहे हैं कि जब CH4 यहाँ पे देख रहे हैं और O2 से इसकी रिएक्शन हुई, तो यहाँ पे वेट गिवन है कितना, 16 ग्राम गिवन है बच्चों आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का वेट कितना गिवन है बच्चों आपको, 32 होता है, राइट। कार्बन का कितना होता है बच्चों, 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 4, टोटल कितना हो गया, 4 प्लस 12 16 ग्राम आपके पास आ गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट 16 होता है, इंटू 2 कितना हो गया, 32, टोटल 2 मोल गिवन है, तो टोटल कितना हो गया, 64 हो गया। दोनों को ऐड किया गया तो हमारे पास टोटल कितना आ गया बच्चों, 80 ग्राम हमारे पास आ गया है। अब जब इसकी रिएक्शन करवाई इधर तो आपके पास प्रोडक्ट बना। अब बताओ कार्बन कितना है बच्चों, 12 है, प्लस ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 16,
इंटू 2 32 हो गया। तो 12 प्लस 32 कितना आ गया हमारे पास बच्चों? 44 आ गया है। उधर चलते हैं बच्चों, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 2 हो गया, यानी हमें पता भी है वाटर का 18 होता है। मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 80 ग्राम आ जाएगा। मैंने कहा था ना, किसी भी केमिकल प्रोसेस में जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो रिएक्टेंट का टोटल मास हमारे पास होगा कितना आ रहा है बच्चों? 80 ग्राम। वो हमेशा इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के, जो हमारे पास कितना आ रहा है? 80 ग्राम। तो मास में कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलता है। मास क्या होगा बच्चों? कंजर्व रहेगा हमेशा, इसलिए उसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना? कंप्लीट समझ में आया आपको? मतलब इस चीज को इतना सा कॉन्सेप्चुअल आपको लेकर चलना है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हम जब कर रहे हैं तो वहां पर कभी मास में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। ये लॉ कब प्रूफ होता है? जब हमेशा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल आ जाए बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल उसी बेस पे आपका सॉल्व होने वाला है, राइट? एग्जांपल और लेकर देख सकते हैं हम यहाँ पे 2H2 की रिएक्शन हमने करवाई बच्चों O2 के साथ, तो क्या बना? 2H2। इसको सॉल्व करके देख लें आप फटाफट से। कार्बन की रिएक्शन O2 से करवाने पे क्या बना? CO2 बना। इसको देख लें आप लोग। कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 कितना हो गया? 32। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 44। इधर देखेंगे तो कार्बन का 12 इंटू 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 34, यानी 44 हो गया आपके पास। तो मास हमेशा इक्वल रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा आपका, राइट? अब इन्हीं चीज को हम देख लेते हैं फटाफट से, किससे? न्यूमेरिकल की हेल्प से, कि क्या वास्तव में ये कंजर्वेशन ऑफ लो मास आपका फॉलो अप देता है या नहीं देता आपको। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है? ऑन हीटिंग, क्या कहा गया आपसे? ऑन हीटिंग, जब आप इसको हीट कर रहे हो, किसको बच्चों? 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। आपने बच्चों यहाँ पे लिया है सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। अब आपने जैसे इसको हीट किया है, ये कितना है बच्चों आपके पास में? साफ साफ बोला गया है 10.0 ग्राम है आपके पास, राइट? जैसे आपने इसको हीट किया, यानी कि इसको हीट किया, तो आपके पास क्या बना? देखो 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस यहाँ पे आपकी रिलीज हो गई हीट करते ही। वो भी कितना है बच्चों? 4.4 ग्राम है आपके पास। एंड 5.6 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल जो बना है वो सोडियम ऑक्साइड Na2O का बना है, जो कितना है आपके पास बच्चों? 5.6 ग्राम है। इज प्रोड्यूस्ड, शो दैट दिस रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपको दिखाना है कि ये जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो बच्चों रिएक्टेंट तो हमारे पास में एक ही है, सोडियम कार्बोनेट। उसका टोटल वेट कितना है बच्चों? 10 ग्राम है। तो हम लोग क्या माने कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो हमारे पास में है टोटल, वो कितना आ रहा है बच्चों? 10 ग्राम आ रहा है, राइट? अब मास ऑफ प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आया बच्चों आपके पास? 5.6 ग्राम। यहाँ कितना आया? 4.4 ग्राम। तो प्रोडक्ट, यानी क्या कहेंगे? मास ऑफ प्रोडक्ट कितना आ रहा है अपने पास बच्चों? मास ऑफ प्रोडक्ट जो होगा अपने पास, टोटल दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक का मास कितना है? 5.6, एक का कितना है बच्चों? 4.4। टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एंड 4 9, और ये 10 हो जाएगा, यानी टोटल मास कितना आ गया अपने पास? 10 ग्राम। अब इधर रिएक्टेंट का मास भी 10 ग्राम है, प्रोडक्ट का मास भी 10 ग्राम है, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, उसको ओबे करता है। ठीक है? एक ही तरीका है देखने का बच्चों कि रिएक्टेंट का टोटल मास एंड प्रोडक्ट का टोटल मास आपका इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों चीज आपकी इक्वल नहीं होती, इसका मतलब ये केमिकल चेंज या ये केमिकल प्रोसेस जो है वो आपका ओबे नहीं करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। हाउ मच सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 2 to 4.4 ग्राम ऑफ NaOH रिएक्ट्स विथ 88 ग्राम ऑफ CO2। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है बच्चों आपके पास? ये बन रहा है कि NaOH जो है ना, इसको इक्वेशन फॉर्म में ले लेते हैं। रिएक्शन किससे कर रहा है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड से। NaOH का वेट कितना गिवन आपको? 2 to 4.4 ग्राम। और CO2 का वेट कितना गिवन है बच्चों आपको? 88 ग्राम। ठीक है? अब इसको क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट बन रहा है, यानी कि Na2CO3।
अब Na2 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम के यहाँ गिवन है बच्चों, वो कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपको 2 मोल लेना पड़ेगा बच्चों। Na2CO3 बन जाएगा आपके पास में, और Na2CO3 बनने के बाद आपके पास क्या बचेगा बच्चों, H2O यानी कि वाटर। उसका वेट कितना है 36 ग्राम है बच्चों, कितना है 36 ग्राम। तो कुल मिला के ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन थी वो हमने यहाँ पे डिक्टेट कर दी है। क्या हुआ, NaOH के रिएक्शन CO2 से होने पे सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। वाटर का वेट कितना गिवन है बच्चों, 36 ग्राम गिवन है। यहाँ पे आपके पास सोडियम कार्बोनेट कितना गिवन है, 224.4 ग्राम गिवन है। CO2 कितना गिवन है बच्चों, 88 ग्राम गिवन है आपको। अब हमें क्या देखना है कि ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे, हाउ मच सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस, यानी इसका मास हमें पता करना है कि ये कितना प्रोड्यूस यहाँ पर होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट में पता है कि रिएक्टेंट का टोटल मास जो होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट, सॉल्यूशन क्या बोलेंगे बच्चों कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो ऑलवेज इक्वल होता है बच्चों मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो पहले रिएक्टेंट के दोनों मासेस हमें गिवन है, इनको ऐड कर लेते हैं, 224 प्लस 88, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 0.4 बाहर आ जाएगा आपका, 8 में ऐड करेंगे 4 को कितना आ जाएगा 2, कैरी 1, 8 to 10, 1 11, कैरी 1 और एन 3, यानी कि 312.4 हमारे पास इसका मास होगा। ठीक है, ये किसका हो गया रिएक्टेंट का। ये इक्वल किसका आएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब इसका मास हमें गिवन नहीं है तो एक बार के लिए हम इसको x कंसिडर कर लेते हैं, तो x प्लस 36 टोटल हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट का मास होगा। अब प्रोडक्ट के मास में कितना ऐड किया जाए कि ये आंसर आए अपने पास में, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे बच्चों, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x निकालेंगे इक्वल टू कितना हो गया x प्लस 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, x इज इक्वल टू हो जाएगा 312.4 माइनस 36, कितना आ रहा है देखो अब यहाँ से 312.4 में से 36 को माइनस करना आपको, राइट, कितना आ जाएगा आपके पास बताओ 0.4, 12 में 6 गया तो आपके पास 6, नाउ 314, 11 में से 4 गया तो 7 एंड 2, यानी टोटल कितना आ जाएगा आपके पास बच्चों 276.4, 276.4, ये आपका आ जाएगा बच्चों मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दैट इज 276.4। अब आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं बच्चों, जब 276.4 में आप 36 को ऐड करेंगे तो टोटल आपके पास वापस कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 312.4, समझ रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग हमें पता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इसीलिए हम इसको x कंसिडर कर लेंगे, ऐड कर देंगे 36 को बच्चों, और इसके मास में से इसको क्या कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास में मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान सा इजी सा एक क्वेश्चन था बच्चों आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बच्चों फर्स्ट लॉ जो आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड लॉ जो आपका है वो भी ऑलरेडी बच्चों आपका क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ की बात करें तो साइंटिस्ट का नाम आपको याद करना है कि किस साइंटिस्ट ने लॉ आपको दिया था, तो नाम याद होना चाहिए कि साइंटिस्ट था बच्चों आपका प्राउस्ट। और साइंटिस्ट ने क्या कहा आपसे, ये कहा कि आप किसी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से बना लीजिए बच्चों, किसी भी सोर्स से। जैसे कि मैं कहूँ वाटर के बारे में, तो वाटर को आप चाहे लेक से लीजिए, चाहे सी वाटर से, चाहे ऑस्ट्रेलिया से, चाहे जापान से, चाहे इंडिया से, चाहे कहीं भी किसी भी सोर्स से जहाँ से हम वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं, समझ रहे हैं। CO2 चाहे आप कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनाए बच्चों, चाहे आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके बनाए बच्चों, किसी भी एक्सपेरिमेंट से CO2 को बनाए, तो कोई भी कंपाउंड को किसी भी सोर्स से किसी भी चीज़ से बनाया जाए, उसको बनाने में उसके फॉर्मेशन में जो भी एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है बच्चों, उस एलिमेंट का बाय मास रेशियो हमेशा डेफिनेट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे उसे किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया जाए। इस लॉ को हम बोलेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट का मतलब बच्चों फिक्स है, प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ पे बाय मास से है कि किसी कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करे उसका बाय मास रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, वो उतने ही मास रेशियो में आपका ऐड होकर उस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है।
तो क्या है ये लॉ, देखो बच्चों, दिस लॉ वाज गिवन बाय ए फ्रेंच केमिस्ट दैट इज नेम इज जोसेफ प्राउस्ट. He stated that a given compound always contains exactly the same proportion of the elements by weight. यानी कि बाय वेट, जब भी किसी कंपाउंड को हम देखते हैं तो बाय वेट उसका जो प्रपोर्शन होगा बच्चों वो हमेशा एलिमेंट्स का उसमें फिक्स रहने वाला है. किसी कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है राइट. तो वाटर को बनाने में केवल दो ही एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों, एक आपका हाइड्रोजन है, एक आपका ऑक्सीजन है. अब ऑक्सीजन का मास तुम्हें पता है कितना होता है, 32. ठीक है, 32 U होता है आपका. हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों, 1 होता है. ठीक है, तो 1 द रेशो 32. लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमें पता है, 2 एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया. तो बताओ 2 हाइड्रोजन का टोटल मास कितना हो जाएगा आपके पास में, कितना हो जाएगा 2. अच्छा सॉरी, ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों, 16 होता है राइट. ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16U, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है. O2 अगर फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल फॉर्म में हो, तो वहां पे 32 होता है. अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका मास 1 होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के टोटल कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं. तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 द रेशियो 16. ये बाय मास रेशियो हो गया बच्चों, कि किसी एक वाटर मॉलिक्यूल के कंपाउंड को बनाने में 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका मास कितना हो गया 2. जबकि ऑक्सीजन का केवल एक ही एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसका मास कितना हो गया 16. तो 2 द रेशियो कितना हो गया 16. सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1 द रेशियो 8. तो कहने का मतलब ये है कि वाटर को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, लेकिन हमेशा इसको बनाने में 2 ही एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन. तो उनका बाईमास रेशियो जो होगा, बाईमास प्रपोर्शन जो होगा वो फिक्स रहने वाला है, दैट इज 1 द रेशियो 8 बच्चों. ये कहा गया है, ही कंक्लूड दैट द इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेस, ये किसी भी सोर्सेस को बनाइए, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स होंगे उसमें, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय मास. ठीक है, एक कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करता है वही हमेशा पार्टिसिपेट करेगा, और उस एलिमेंट को आपस में कंबाइन होने में जो रेशियो होगा बाय मास वो हमेशा डेफिनेट होगा, दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन. जो किसने दिया है बच्चों, प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट साइंटिस्ट ने दिया है. ठीक है, चलिए अब इसके देख लेते हैं और एग्जांपल्स को हम लोग. क्या एग्जांपल यहाँ पे, कि प्योर वाटर विल ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड मास रेशियो. बता दिया मैंने आपको कि हमेशा कैसे बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमेशा कैसे, बाय द रिएक्शन ऑफ H2 मॉलिक्यूल विद ऑक्सीजन. ठीक है, जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, जिसके अंदर हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 और ऑक्सीजन का मास कितना होगा 16. सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 द रेशियो 8 आपके पास आ जाएगा. तो हमेशा जब भी कोई हाइड्रोजन का एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में इस बाईमास रेशियो में ऐड होता है तो ऑलवेज क्या बनाता है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल. सेकंड एग्जांपल आपके पास बच्चों किसका है, CO2 का. देखो CO2 का फॉर्मेशन कैसे होगा, C प्लस ऑक्सीजन गैस से फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 का. अब यहाँ पता लग गया अपन को कि इस CO2 को बनाने में बच्चों कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड हो रहे हैं. कार्बन का मास कितना होगा, सिंपली हमें पता है 12 होता है. कितना होता है बच्चों 12. ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों 16. लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो गया 32. 12 द रेशियो 32 हो गया आपके पास. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 8 ज़ा 32. यानी कि यहाँ पर आपका जो बाईमास रेशियो आ रहा है CO2 को फॉर्मेशन में, वो कार्बन एंड ऑक्सीजन का कितना आ रहा है बच्चों, 3 इज द रेशियो 8. आप इसे ये भी कह सकते हैं कि CO2 को बनाने में कार्बन और ऑक्सीजन जो हमेशा कंबाइंड होंगे वो होंगे 3 इज द रेशियो 8 के बाईमास में. हमेशा इनका जो बाईमास रेशियो है वो हमेशा डेफिनेट रहेगा 3:8. ठीक है, जब भी 3:8 में दोनों एलिमेंट कंबाइंड होंगे तो हमेशा किसका फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, CO2 का. चाहे आप इसे किसी भी एक्सपेरिमेंट, किसी भी केमिकल प्रोसेस से बना लीजिए. ठीक है बच्चों, तो ये एग्जांपल अपन ने देख लिया प्रॉपर्ली. ठीक है, आप और भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है. SO2 गैस बच्चों, SO2 गैस में आप क्या देख रहे हैं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है, SO2 बनता है.
अब इसके कॉम्बिनेशन में कौन कौन से एलिमेंट है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। सल्फर का बेटा कितना होगा मास, 32 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 होगा। लेकिन कितने ऑक्सीजन है, टोटल 2 है। कितना हो गया, 32 रेशियो 32, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 द रेशियो 1, यानी कि 1 द रेशियो 1 के बाई मास में जब ये कंबाइंड होंगे तो हमेशा क्या फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, SO2 गैस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं फटाफट से हम क्या एग्जाम्पल यानी कि क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ गिवन है जिसमें 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, बच्चों देख लो क्या बोल रहा है आपको, कॉपर का ऑक्साइड है, यानी कि ऑक्साइड ऑफ कॉपर was obtained from 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। ठीक है, यानी कि किससे बना है, 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। अब ऑक्साइड ऑफ कॉपर का जो वेट यहाँ पे गिवन है बच्चों, वो गिवन है 1.288 ग्राम। ये एक एक्सपेरिमेंट है आपका, और इसमें हमें जो कॉपर का अमाउंट ऑब्टेन होता है दैट इज 1.03 ग्राम। अब देखो ध्यान से, ये कॉपर का ऑक्साइड गिवन है, तो इस ऑक्साइड ऑफ कॉपर के अंदर कॉपर का वेट अगर इतना है तो ऑक्सीजन का वेट आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकालेंगे बच्चों, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल में से कॉपर का वेट कम कर दीजिए 1.288 माइनस कर देंगे बच्चों कितना, 1.03। बताइए कितना आ जाएगा आपके पास में, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। 1.288 में से 1.03 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास बच्चों, ये आ जाएगा अपने पास में 8, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये रहा 0, यानी कि कितना आ जाएगा 0.258 हमारे पास टोटल आ जाएगा वेट। ठीक है, किसका है बच्चों ये वेट, ऑक्सीजन का वेट आ गया अपने पास। किसका आ गया, ऑक्सीजन का। ये एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास हो गया है। अब अगर हम इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रेशियो कैलकुलेट करते हैं बाय मास, किसका बच्चों, कॉपर का और ऑक्सीजन का, तो देखो कैसे होगा, रेशियो ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर का वेट कितना था बच्चों आपके पास, कॉपर का वेट है 1.03 ग्राम, 1.03 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट कितना है बच्चों आपके पास, 0.258। देखो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए फटाफट से। 0.258 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि 0.25 इसको मान लें, तो करीब करीब 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे ये आपका 1 में कन्वर्ट होगा। तो ऑब्वियसली 1 द रेशियो कितना गया, 4 आ गया करीब करीब आपके पास। ये हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपसे, सिंपली कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर का ऑक्साइड गिवन है आपको, टोटल यहाँ पर ये रहा आपके पास। ठीक है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट आपका यहाँ पे सॉल्व किया अपन ने। इसमें आपके पास कॉपर कितना गिवन है 1.03, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन कितना होगा, तो ऑक्सीजन का वेट निकाल लेंगे कि टोटल वेट माइनस कॉपर का वेट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का वेट आ गया। अब हमें देखना है बाई मास रेशियो। देखो सिंपली समझो आप एक बात को, एक्सपेरिमेंट आपसे कह रहा है कि कॉपर की रिएक्शन जब अपन ने ऑक्सीजन से करवाई है, ठीक है, तो आपके पास बना है कॉपर ऑक्साइड। क्या बना है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड को बनाने में केवल 2 ही तो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, एक तो कर रहा है बच्चों कॉपर, एक कर रहा है आपका ऑक्सीजन। तो इन दोनों का बाईमास रेशियो हम निकाल लेंगे। अब बाईमास रेशियो कब निकाल पाएंगे आप, जब दोनों का वेट पता होगा। तो कॉपर का वेट तो ऑलरेडी गिवन है, ऑक्सीजन का वेट यहाँ से निकाल लेंगे। दोनों का वेट जब हमारे पास आ जाएगा तो उनको हम रेशियो में रखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:4। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एक एक्सपेरिमेंट बच्चों हमें यहाँ पे और गिवन है, इसको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसमें भी कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन होने पे क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। इस कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना है बच्चों आपके पास, 3.672 है। ठीक है, गिव्स ए रिडक्शन ऑफ 2.938 ग्राम ऑफ कॉपर। इसमें कॉपर का वेट कितना है बच्चों, 2.938 ग्राम है बच्चों आपके पास। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैन बी डिलीवर्ड बाय दिस एग्जाम्पल। तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही है आपको कि 2 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं या 2 आपके पास प्रोसेस अलग अलग दिखाए गए हैं,
लेकिन दोनों ही प्रोसेस में क्या बन रहा है आपके पास, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है बच्चों। अब जब दोनों ही प्रोसेस में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है तो ऑब्वियसली वहां पे दो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो दोनों का बायोमास रेशियो निकाल लेते हैं। अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट दिया था थोड़ी देर पहले कि आप किसी कंपाउंड को चाहे डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज से बना लीजिए, डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन यूज कर लीजिए, लेकिन उस कंपाउंड को बनाने में सेम एलिमेंट कंबाइन करता है। तो एक्सपेरिमेंट 1 में भी कॉपर एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था, यहाँ भी आपका कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, कॉपर एंड ऑक्सीजन का हो रहा है। ठीक है, जब सेम एलिमेंट कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहा है तो उनका हमेशा बायोमास रेशियो जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें रेशियो निकाल चुके हैं 1:4, तो इसमें भी कितना आएगा बच्चों, 1:4 आना चाहिए। तब तो ये फॉलो करेगा किसको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, अदरवाइज नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट हमें निकालना है। सबसे पहले तो निकाल सकते हैं आराम से, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कॉपर ऑक्साइड का वेट कितना है बच्चों आपके पास, 3.672, और कॉपर का वेट कितना है बच्चों, 2.938। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आंसर आएगा बताओ, 12 - 8 गया, 4 बचा आपके पास। यहाँ आपके पास कितना जाएगा बच्चा, 4, 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3, एंड देन आपका 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 9, 10, 5 पॉइंट, आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा टोटल। तो ये आपके पास आ गया 0.534। कितना आ रहा बच्चों, एक्सपेरिमेंट 2 जो हम कर रहे हैं उसके अंदर जो आपका आ गया एक्सपेरिमेंट क्या आया, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होने पे CuO बन रहा है। इसका वेट हमारे पास टोटल है कितना बच्चों, 3.672। कॉपर का वेट गिवन है ऑलरेडी आपको, 2.938 गिवन है आपको, और इस ऑक्सीजन का वेट हमने निकाल लिया कितना बच्चों, 0.534। अब मास रेशियो निकालना है अपन को, तो रेशियो क्या निकालना है बच्चों, ऑफ कॉपर रेशियो ऑक्सीजन। कॉपर का वेट कितना है बच्चों हमारे पास, 2.938, यानी करीब करीब 3 के आसपास है। रेशियो ये कितना बच्चों अपने पास में, 0.534 आ गया। अब बताइए, ठीक है, कितना आ रहा है आपके पास में, अब देखो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0.534 आपके पास आ रहा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे करीब करीब ये हमारे पास आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो क्रॉस चेक करने के लिए हम देख लेते हैं, 0.534 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं, 16 कैरी 1, 12 1 3 एंड 4 5 जा 20, 0 2, यानी कि 2.036 आ रहा है करीब करीब। 16 कैरी 2, 4 3 जा 12 1 3, और 4 इंटू 5 20, 22.0 करीब करीब आ रहा है बच्चों आपका। तो यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई अगर करते हैं यहाँ से तो 1:4 करीब करीब कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है। तो 1:4 अगर आपका आ रहा है तो ये आपका इसके साथ बच्चों मैच कर रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि ये आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन हमारे पास आता है तो उसको हम देखना पड़ेगा कि अगर जहाँ पे क्वेश्चन 2 एक्सपेरिमेंट्स का है और वहाँ पे सेम रिएक्शन लगभग हो रही है, अगर सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन आ रहा है, इसका मतलब हमें सिंपली कौन सा लॉ देखना है, डेफिनेट प्रोपोर्शन देखना है कि उसका फॉलोअप दे रहा है या नहीं दे रहा है वो आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ पर, जो कि आपका बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ की बात की जाए तो बच्चों इसको 1803 में डाल्टन साइंटिस्ट ने दिया था। और ये लॉ आपसे क्या कहता है, देखिए सुनिए ध्यान से, लॉ बहुत सिंपल सा है। लॉ आपसे कहता है कि अगर हम कोई दो एलिमेंट्स को मिक्स करें और उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाएं, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स को बनाते हैं बच्चों, जिनमें से एक एलिमेंट का मास कैसा रखा जाए, बिल्कुल फिक्स रखा जाए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स, बच्चों दो एलिमेंट को हमने आपस में कंबाइन किया, उससे हमने डिफरेंट क्या बनाए, मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाए। द masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in the whole number ratio। बच्चों उनका जो नंबर रेशियो होगा वो कैसा होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। आपको समझाता हूँ एग्जांपल देकर के, देखिए ध्यान से। सबसे पहले मैंने लिया नाइट्रोजन बच्चों,
एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, उस नाइट्रोजन को मैंने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ और क्या बनाऊंगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड से कंपाउंड बनाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया बच्चों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, N2O3, N2O4 एंड N2O5। ठीक है, अब इस कॉम्बिनेशन में मैंने नाइट्रोजन का जो यहाँ पे मास रखा है वो बिल्कुल फिक्स रखा है। ठीक है, सेम यानी एग्जैक्ट सेम रखा है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन को मैंने बढ़ा दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होता है बच्चों 16 इंटू 3 एटम्स यहाँ पे गिवन है 48 हो जाएगा बच्चों। यहाँ ऑक्सीजन का वेट कितना है बच्चों आपके पास में 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 हो गया बच्चों। अगर मैं नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाऊं NO तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो ये 16 हो जाएगा बच्चों आपके पास। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 गिवन है तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 4 यानी 64 हो जाएगा। यहाँ 5 है तो 16 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों 80 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं तो 16 1 जा 1, 16 2, 16 3 जा 48, 4 एंड 5 यानी हमारे पास रेशियो कितना आ गया 1 द रेशियो 2 द रेशियो 3 द रेशियो 4 द रेशियो 5। समझ में आया, सिंपलर होल नंबर रेशियो। अब इस एग्जाम्पल से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, वो समझिएगा बड़े ध्यान से, फील कीजिएगा इस बात को। जब भी हम किसी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं मोर देन 2, देखो कितने कंपाउंड बनाए मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कंपाउंड्स बनाए हैं आपके सामने। ठीक है, जब दो एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके मोर देन 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाए तो उनमें से किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स रखा जाए और दूसरे एलिमेंट के मास को वेरिएबल किया जाए तो दूसरा एलिमेंट का जो मास होगा बच्चों वो आपका सेम होल नंबर रेशियो में होगा आपका। ये कहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर आप दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं मोर देन और उससे बना रहे हैं मोर देन वन कंपाउंड देन masses ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर वन आर इन होल नंबर रेशियो। कि जिस एलिमेंट को हम दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं जिसका मास फिक्स है, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो वो हमेशा किस में होगा बच्चों होल नंबर रेशियोज में होगा। तो देखो मैंने निकाल के दिखाया आपको 1 द रेशियो 2 द रेशियो 3 द रेशियो 4 द रेशियो 5 सिंपल होल नंबर रेशियो में आपका रहेगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखो पिक करते हैं, देखो ध्यान से। एक क्या किया हमने हाइड्रोजन गैस ली है और उस हाइड्रोजन गैस को हमने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाया बच्चों वाटर। देखो ध्यान से H2 लिया और उसको कंबाइन कर दिया ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया बच्चों 2H2O बन गया है। ठीक है, वाटर बना। सिमिलरली हमने क्या किया हाइड्रोजन लिया और उसको कंबाइन कर दिया बच्चों किसके साथ में अपन ने ऑक्सीजन के साथ में, और इस बार जो बनाया वो बनाया H2O2 बनाया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना दिया अपन ने। यानी हमने दो एलिमेंट्स लिए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। लो को वापस से रिकॉल करो, कनेक्ट करो उसको, देखो जोड़ो, समझ में आएगा आपको। दो एलिमेंट पिक किए बच्चों, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों को आपस में कंबाइन किया। जैसे कंबाइन किया तो उससे अपन ने दो कंपाउंड बना लिए, एक तो बना लिया वाटर एक बना लिया हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसमें अपन ने जो मास रखा वो हाइड्रोजन का रखा फिक्स बिल्कुल, यहाँ पे कितना रखा 2 ग्राम बच्चों, कितना रखा है 2 ग्राम, और यहाँ पे भी कितना रखा है 2 ग्राम। देखो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हो आप तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको H2 प्लस हाफ O2 चेंज इंटू H2, यानी 2 को 2 से और यहाँ से कट करेंगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा H2 हाफ O2 राइट, और इसको H2 बोलेंगे तब भी बन जाएगा आपका। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मास देख रहे हो आप कैसा है, फिक्स्ड मास है 2 ग्राम एंड 2 ग्राम, देखा आपने। और जिसके साथ कंबाइंड कर रहे हैं ऑक्सीजन उसका मास वेरिएबल है, पहले कितना लिया बच्चों अपन ने 16 ग्राम लिया, फिर कितना लिया 32 ग्राम लिया। ऐसा लेने से इनका अलग अलग कंपाउंड बन जाएगा, एक बनेगा वाटर एक बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा, है ना। हाँ ये जरूर है कि दोनों का टोटल मास होगा वो इसके मास के इक्वल रहेगा, यहाँ भी यही होगा बच्चों, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो देगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं अपन कि जब कोई दो एलिमेंट्स को आपस में मिक्स किया जा रहा है जिसमें एक एलिमेंट का मास फिक्स है तो इसके साथ जुड़ने वाले दूसरा एलिमेंट जो होगा उसका जो मास का रेशियो होगा ना बच्चों वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। यहाँ कितना यूज कर रहे हैं 16 ग्राम, यहाँ कितना यूज कर रहे हैं 32 ग्राम, सिंप्लीफाई करें 1 द रेशियो 2 में आ जाएगा आपके पास, सिंपल होल नंबर रेशियो को बियर कर रहा है। आगे बात समझ में। अब इस लॉ को प्रॉपर्ली कनेक्ट रखना अपने साथ में। अब हम करने जा रहे हैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व बच्चों। चलिए
न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, कॉपर गिव्स टू ऑक्साइड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। कॉपर जो है वो आपके दो ऑक्साइड्स बना रहा है यहाँ पर आपकी, ठीक है। एक यहाँ बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, एक यहाँ बन रहा होगा मान लो कॉपर का ऑक्साइड। अब वो जो भी बन रहा है देख लेंगे, कॉपर क्यूब प्लस क्यूप्रिक जो भी बनेगा देखते हैं। ऑन हीटिंग 1.0 ग्राम ऑफ ईच इन हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग, देखो इसको ध्यान से। On heating 1.0 gram of each in hydrogen gas, 0.88 gram and 0.79 gram of the metals are produced, ठीक है। Show that these results agree with the law of multiple proportion। साफ साफ कहा है क्वेश्चन में कि आपको एग्री करना है कि इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका अप्लाइड है या नहीं। तो क्या देख रहे हैं कि आपके पास में कॉपर जो है वो दो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, अलग अलग ऑक्साइड्स बन रहे हैं, जिसमें 1 ग्राम ऑफ ईच इन हाइड्रोजन कार्बन गैस, ठीक है। 1 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन गैस है, पहले सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट वाले को बच्चों, ठीक है। और जैसे ही आप 1 ग्राम ऑफ ईच इन हाइड्रोजन गैस को आप क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उससे 0.88 ग्राम एंड 0.799 ग्राम आपके पास क्या बन रहा है बच्चों, मेटल प्रोड्यूस हो रहा है। मेटल कौन है बच्चों यहाँ पे, कॉपर। हम बोलेंगे पहले ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट 1 फर्स्ट वाला, ठीक है। हमने कहा इसके अंदर आपके पास क्या बनना है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड बनना है। क्या बनना है, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर के ऑक्साइड में बच्चों दो ही चीज होगी अगेन, एक तो कॉपर की मेटल होगी और एक आपका ऑक्सीजन होगा, यानी इसे आप कहेंगे बच्चों मेटल, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है बच्चों, ठीक है, सिंपल। अब मेटल का वेट आपको गिवन है, कितना गिवन है बच्चों, 0.888 ग्राम बनी है आपके पास, 0.888 ग्राम बनी है आपके पास, ठीक है। जब आपने 1 ग्राम को क्या किया है, हीट किया है, तो ऑक्सीजन कितना बनेगा बच्चों पता करना है। टोटल कितना आपके पास बच्चों 1.0 है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना बहुत आसान है बच्चों। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा बच्चों आपके पास, 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.888 को, तो टोटल आ जाएगा बच्चों 0.112, दिख रहा है तो साफ ही, ठीक है। ये आपके पास वेट किसका आ गया बच्चों, ऑक्सीजन का आ गया। तो सिंपली हमें समझ में आया कि यहाँ पे 0.888 ग्राम जो है ऑफ कॉपर वो आपका कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, 0.112 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनका रेशियो निकाल लेंगे फटाफट से, कितना आएगा बच्चों, 0.112 डिवाइड बाय 0.888, तो 1 ग्राम में कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे आपके पास। टोटल कितना आ रहा है देख लीजिए फटाफट से, डिवाइड लगाइए, कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 0 लगेगा, या यूँ देख लीजिए डेसिमल हटाते यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, नीचे वाली डिजिट क्या है आपकी हायर है एज कम्पेयर टू इसके, तो 0 पॉइंट, यहाँ 0 लग जाएगा आपका, ये जाएगा 1 टाइम, देन 26, यानी कि 0.126 ग्राम के आसपास आपका वेट आ जाएगा, किसका, टोटल रेशियो आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करें एक्सपेरिमेंट नंबर बच्चों 2 की, तो देखो फटाफट से, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है उसमें आपको कहा गया है कि कॉपर की रिएक्शन अगेन ऑक्सीजन से हो रही है, और आपके पास क्या बन रहा है, कॉपर यानी कि मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से होने पे कॉपर ऑक्साइड बन रहा है आपके पास, राइट, यहाँ पर। तो इसमें देखो फटाफट से कि मेटल का वेट कितना गिवन है आपको बच्चों, 0.799 है। ऑक्सीजन का वेट कितना है बच्चों नहीं पता, निकालना है, इसका वेट पता ही है 1.0, कर देंगे माइनस, 1.0 माइनस 1.0 माइनस 0.799 कितना आ जाएगा अपने पास बच्चों, टोटल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा करीब करीब 0.2 और 0.2 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसका आ गया बच्चों, वेट ऑफ ऑक्सीजन आ गया अपने पास। अब ऑक्सीजन का वेट आने के बाद में हम रेशियो निकालेंगे फटाफट से, तो देखो फटाफट से कि कितना,
0.799 ग्राम कॉपर, 0.799 ग्राम कॉपर जो है वो आपका कंबाइंड हो रहा है कितने के साथ बच्चों? 0.202 के साथ में। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, ये करीब करीब आपका जाएगा 2 टू द 4 3, यानी ये चलाएगा 0.253 ग्राम के आसपास आपका टोटल आ जाएगा। अब फटाफट देखा अपन ने कि बच्चों एक्सपेरिमेंट 1 में हमारे पास टोटल कितना आ रहा है? 0.126 ग्राम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों आपका? 0.253। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे फटाफट से, ठीक है। कि कुल मिलाकर के यहाँ कॉपर ऑक्साइड जो आपके पास बना है, इसमें पहला वाला कॉपर जो आपके पास है उसका टोटल वेट कितना है? 0.888। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो मास है वो फिक्स नहीं है, ऑक्सीजन का मास जो है वो यहाँ पे निकाल लिया अपने टोटल, और यहाँ पे टोटल निकालने के बाद दोनों का रेशियो निकालेंगे 0.126 रेशियो 0.253। देखेंगे सिंप्लीफाई करके तो करीब करीब ये आपका 1 टाइम और करीब करीब ये आपका 2 टाइम जा रहा है, तो 1:2, यानी कि सिंपलर होल नंबर रेशियो को बियर कर रहा है। इसका साफ सा मतलब है बच्चों कि ये आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिंपल सा एग्जांपल हमारे पास में है कि 1 ग्राम आपको टोटल लेना है, उसको जैसे हीट करोगे तो इतना और इतना ग्राम आपके पास में मेटल बन रहा है। मेटल जो बन रहा है उसमें से अपन टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका वेट आ जाएगा? ऑक्सीजन का। रेशियो निकाल लेंगे, दोनों को पुट करेंगे, देखेंगे कि सिंपलर होल नंबर रेशियो बियर करता है या नहीं करता। बात वही आ गई कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होकर के दो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं और उनका टोटल वेट जो है आपका, जो पार्टिसिपेट कर रहा है एलिमेंट, टोटल वेट जो है वो अगर सिंपलर होल नंबर रेशियो को बियर करता है, इट मीन्स वो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो कर रहा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा फोर्थ लॉ जो आपके पास है बच्चों, वो आपका गे ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। बहुत ही अच्छा लॉ है बच्चा, ये आपको दिया था साइंटिस्ट गे ल्यूसेक ने 1808 में, यानी डाल्टन लॉ के आफ्टर ये लॉ आपको गिवन है। गे ल्यूसेक ने दिया था 1808 में। बहुत सिंपल सा लॉ है बच्चों। क्या कहता है आपसे लॉ कि जब भी कोई एक गैस, सबसे पहली बात तो बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि गे ल्यूसेक लॉ जो गिवन था वो आपका गिवन है ओनली फॉर गैसेस। जब गैसेस को आप रिएक्ट करवाते हैं एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उनका जो वॉल्यूम होगा, देखो फटाफट से क्या कर रहा हूं मैं आपसे, कोई गैस आपके पास है ए, जब कंबाइंड होती है किसी गैस बी के साथ में, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं? he observed that the when gases combine or produced in a chemical reaction, ठीक है। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में बात होगी तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों? एक और गैस का। they do so in a simpler ratio by volume provided all gases are the same temperature and pressure। जब सारी की सारी रिएक्शन आपका सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर होती है बच्चों, तो उस केस में जो वॉल्यूम आपका गैसेस का हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो इसका हमने वॉल्यूम कितना यूज किया? एक वॉल्यूम यूज किया। इसका कितना यूज किया बेटा? दो वॉल्यूम यूज किया। तो हमेशा इनका जो रेशियो होगा बच्चों वो कैसा होगा? सिंपलर होल नंबर रेशियो में होगा वॉल्यूम का, ठीक है। ये आपका लॉ था। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, बड़ा अच्छे समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मैंने एक गैस ली है यहाँ पे बच्चों, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस, और इसको हमने कंबाइंड किया हाफ मोल ऑफ O2 गैस के साथ बच्चों, और इससे क्या बना दिया अपन ने बच्चों? वाटर बनाया सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। क्या देख रहे हो? हमने जब 100 ml लिया है हाइड्रोजन गैस, 50 ml लिया है अपन ने ऑक्सीजन गैस, इससे टोटल कितना बना बच्चों? 100 ml वाटर बना आपके पास। तो जो वाटर को हमने बनाया है, इसके बनने में जिन दो गैसेस का आपस में कॉम्बिनेशन हुआ है, उनका वॉल्यूम जो रहेगा वो सिंपलर नंबर रेशियो में रहेगा बच्चों। कितना बच्चों यहाँ पे? 50 ml, तो यहाँ हो गया 1, द रेशियो 2 हो गया आपके पास में। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी कोई गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं टुगेदर, ठीक है, किसी सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उनसे जो भी प्रोडक्ट आपका बनेगा, जो भी रिएक्शन होगी, उसमें उन गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो आपका सिंपलर होल नंबर रेशियो में रहेगा बच्चों। ये लो दिया था गे लूसेक ने, जो गैसेस के लिए एप्लीकेबल होता है बच्चों। अब इसको फटाफट देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ में। क्या है बच्चों कि 2.5 ml ऑफ गैसेस
हाइड्रोकार्बन एग्जैक्टली रिक्वायर 20.5 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर द कंप्लीट कंबंशन। क्या कह रहा है आपसे कि आपके पास 2.5 ml जो है ना, वो आपके पास क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन समझते हैं सब बच्चे, वो कंपाउंड जो आपका हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कॉम्बिनेशन से बनता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है 12.5 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है ना वो कितना है आपका 12.5 ml है। ठीक है, फॉर कंप्लीट कंबंशन। आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमेशा रिक्वायर्ड होती है आपको कंबंशन प्रोसेस के लिए। जब भी हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो जलाने में सबसे सपोर्टिव गैस कौन सी होती है, आपकी ऑक्सीजन गैस होती है। एंड प्रोड्यूसेस 7.5 ml। ठीक है, यहाँ कोई हाइड्रोकार्बन अपन ने लिया है, उसको अपन ने कोई ऑक्सीजन गैस के साथ क्या किया बच्चों, कंबाइंड किया है। दोनों का वॉल्यूम हमारे पास कितना है 2.5 ml, और यहाँ कितना है बच्चों 12.5 ml है। अब उससे क्या बना आपके पास 7.5 ml तो बना है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था आपको कि कंबंशन प्रोसेस के रिजल्ट्स जो हमेशा होते हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं वो ऑलवेज फिक्स होते हैं, CO2 एंड वाटर। तो CO2 तो बन रहा है कितना 7.5 ml, एंड 10.0 ml बन रहा है आपके पास वाटर वेपर बच्चों। तो 10.0 ml क्या बन रहा है आपके पास, वाटर वेपर बन रहा है। तो सिंपली समझ में आया कि अपने पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, उसको अपन ने ऑक्सीजन गैस से कंबाइन किया है। अब जो हाइड्रोकार्बन होगा बच्चों आपका, वो भी किस में होगा, गैस स्टेट के अंदर होगा। रिएक्शन किससे हुई, ऑक्सीजन से गैस स्टेट के अंदर। क्या बना बच्चों CO2 प्लस वाटर बना। ये भी वेपर के फॉर्म में है, तो गैस से डिनोट कर देंगे इसको। अब हाइड्रोकार्बन जो बना है वो कितना है बच्चों, 2.5 ml। कितना है बच्चों 2.5, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आपका 12.5 ml है, राइट। ये कितना बना आपके पास CO2 7.5 ml बना, और ये कितना बना 10 ml बना। तो कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को कि इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देख लेते हैं कि इनका वॉल्यूम जो है वो सिंपलर होल नंबर रेशियो को बियर कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने कहा था अभी आपसे कि अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे कोई रिएक्शन करवाई जाए तो उनमें पार्टिसिपेट करने वाली गैसेस कौन कौन है, हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन। ठीक है, एज वेल जो प्रोडक्ट आपके पास बना है ये भी, ये तीनों के तीनों आपके सिंपलर होल नंबर रेशियो को बियर करते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है बच्चों कि सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रिएक्शन होनी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे देखो ये भी 1:2 में तो आपका वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंबाइंड कर रहा है। अगर ये सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रिएक्शन हो रही तो वाटर भी कितना दे रहा है बच्चों आपको 100 ml दे रहा है। तो यानी कि ये भी कितना हो गया 1, यानी कि 1:2:1 में सिंपलर होल नंबर रेशियो यहाँ पे बियर हो रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पे आइए कितना हो गया बच्चों, देखो 2.1 जा 2.1, 2.1 टू जा नहीं जरा कुछ भी आपके पास और भी कुछ बन रहा है क्या बच्चों यहाँ पे, देखिए ध्यान से 2.5, 12.5, 7.5, 10.0। ठीक है, नहीं हो रहा। 2.5 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स तो कितना जाएगा बच्चों 7.5। अब इसी को मल्टीप्लाई अगर हम करें बच्चों कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो कितना बन जाएगा 10। तो 1:3:4। और 2.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 टाइम बच्चों तो आपके पास क्या जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ है बच्चों, देख लो एक बार क्वेश्चन में और वापस से रिपीट कर लेते हैं। 2.5 ml आपके पास हाइड्रोकार्बन है, एग्जैक्टली रिक्वायर्ड है 12.5 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबंशन एंड प्रोड्यूस 7.5 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 10 ml ऑफ वाटर वेपर। All the volume are measured at the same pressure and temperature show that the tolerant combination। हो गया बच्चों, तो ये आपके पास कितना आ रहा है 1:3:4:5। मतलब कंप्लीट देखा जाए तो आपके पास में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो आपका सिंपलर होल नंबर रेशियो को बियर कर रहा है। इसका मतलब ये जो एग्जांपल यहाँ गिवन है वो गे ल्यूसिक लॉ को आपका फॉलो दे रहा है। समझ में आया, बहुत आसान है बच्चों। हमेशा अपना स्टेटमेंट जो है ना लॉ का उसको माइंड में रख करके कोई भी न्यूमेरिकल कीजिए, आसानी से वो आपका सॉल्व होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 5th लॉ। लास्ट लॉ जो आपका है वो आपका क्या है बच्चों, आवोगैड्रोस लॉ है। क्या है बच्चों, आवोगैड्रो लॉ।
ऑब्वियसली आवोगाद्रो लो है तो साइंटिस्ट भी कौन होगा बच्चों, आपका आवोगाद्रो ही होगा, जिसने 1811 में यानी कि आफ्टर गे लूसेक लो ये आपको दिया था बच्चों। बहुत सिंपल सी बात इसने क्या कही थी बच्चों, बहुत सिंपल सी, कि अगर आप किसी भी कंपाउंड को देखें, ठीक है, जो आपस में आपका रिएक्ट कर रहा है, तो उसमें वे देखते हैं कि जो इक्वल वॉल्यूम होगा गैसेस का एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बच्चों शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ा दें, क्या बोलेगा ये बच्चों, अगर हम उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं इसका मतलब ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज कर रहे हैं। समझ में आया? जितना वॉल्यूम कोई भी चीज़ कंटेन करती है, कोई भी रिएक्शन में आपका रिएक्टेंट कंटेन करता है, ऑब्वियसली उसमें उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ये किसने कहा बच्चों, आवोगाद्रो ने क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंडीशन बच्चों वापस से वही है, टेम्परेचर और प्रेशर आपका सेम होना चाहिए, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों एन के, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। क्या कह रहा है आपसे कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप बढ़ाओगे उस गैसेस का वॉल्यूम भी उतना ही बढ़ेगा। ये आपका सिंपल सा लॉ है बच्चों। ठीक है, ऑल्सो इट मेड एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल और एटम्स के बीच में इसने डिस्टिंग्विश भी दिया है बच्चों। मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, देखना आप ध्यान से, फटाफट देखिएगा। क्या कहा अपन ने, whenever you blow whenever you blow up a balloon, मान लो आपके पास एक बलून है और उसके आपने इसको ब्लो करवा दिया है, द वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजेज एज यू एड मोल्स ऑफ द गैस टू द बलून। आपको पता है ना, आपके पास मान लीजिए एक बलून है छोटा सा, अब जैसे इसके अंदर आप गैसेस के पार्टिकल को अंदर डालते हैं, कई बार तो आप फूंक भी मारते हैं, इसका मतलब आप गैस ही डाल रहे हैं उसके अंदर, जैसे जैसे आप उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका बलून जो है वो ब्लो अप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो एरिया वो बढ़ता ही जाएगा बच्चों, जैसे जैसे आप उसमें गैस के नंबर ऐड करते जाएंगे। इसका मतलब बलून का वॉल्यूम उतना ही बढ़ेगा जितने आप उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। यही तो आपका लॉ है बच्चों, कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन बलून्स आपके सामने बने हुए हैं, एक आपका हाइड्रोजन गैस कंटेन करता है, एक आपका नाइट्रोजन गैस कंटेन कर रहा है, एक आपका ऑक्सीजन गैस कंटेन कर रहा है। अब इन तीनों बलून्स को आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग गैसेस के अंदर फिल की गई हैं, लेकिन फिर भी बच्चों इन तीनों बलून्स का जो वॉल्यूम है वो एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो ऑल दी बलून्स जो है यहाँ पे आपके सेम वॉल्यूम के हैं। इसका मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों कि तीनों के तीनों बलून जो है वो आपके सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कर रखे हैं। ठीक है, सभी ने क्या किया हुआ है बच्चों, सेम मॉलिक्यूल ले रखे हैं गैसेस के, जिससे उनका वॉल्यूम भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी गैस है क्या है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर अगर आपका सेम है तो जितने मोल्स आप गैसेस के ऐड करोगे बच्चों उतना ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा। हाँ, अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं कह दूं आपसे कि इसके अंदर 4 मोल ऐड किए हैं बच्चों, मैं कह दूं यहाँ पर इसके अंदर 3 मोल ऐड किए हैं, इसमें 2 मोल ऐड किए हैं, तो आप देखेंगे तीनों बलून्स का जो वॉल्यूम है वो अलग अलग होगा। इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आपका होने वाला है। तो बहुत सिंपल सा ये लो था बच्चों आपका, कि जैसे जैसे सेम टेम्परेचर प्रेशर पे आप कोई भी गैसेस कंटेन करते हैं उन गैसेस का वॉल्यूम हमेशा वही रहने वाला है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप वहाँ पे दे रहे हैं। तो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों क्या होंगे, सेम होने वाले हैं, सेम कंटेन होने वाले हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या होंगे बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है बच्चों बलून्स का। आप लोग प्रैक्टिकल खुद करके देखते हैं, जितना ज़्यादा उसके अंदर गैसेस को ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों, वैसे वैसे आपका बलून का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको प्रॉपरली? ओके बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कि जो भी हमने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं यहाँ पर, अब उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो कि आपके रिलेट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के साथ में। और उस सीरीज में हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है वो आपका बच्चों है,
1.0 ग्राम ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ ए कंटेन्ड 0.5 ग्राम ऑफ ए। स्टेटमेंट क्या कह रहा है बच्चों आपसे? स्टेटमेंट ये कह रहा है आपसे कि आपके पास में एक ए कंपाउंड का ऑक्साइड गिवन है जिसका टोटल वेट कितना है बच्चों 1.0 ग्राम, और उस ऑक्साइड में से ए का वेट कितना है बच्चों 0.5 ग्राम है। यानी कि आपके पास क्वेश्चन क्या है कि एक AO है आपके पास में है, यानी ए जो एलिमेंट है वो आपका ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है जिसका टोटल वेट कितना है 1.0 ग्राम है बच्चों। अब इस AO में से यानी कि ए का जो ऑक्साइड यहाँ पे बना है उसमें से आपके पास में ए का वेट कितना है बच्चों 0.5 ग्राम है। तो ऑब्वियसली बच्चों ऑक्सीजन का वेट कितना होगा? अगर टोटल वेट 1.0 है उसमें से ए का वेट 0.5 है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा एंड दैट इज ऑल्सो 0.5 ग्राम हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 1:1 आ जाएगा आपके पास। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं फटाफट से। 4.0 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड ऑफ ए। अभी क्या कह रहा है बच्चों कि ए जो है वो एक और ऑक्साइड आपके पास बना रहा है और उसका टोटल वेट कितना आपके पास बच्चों 4.0 ग्राम। अब इसमें से ए का जो पोर्शन आपके पास में है या ए का जो वेट है वो कितना है बच्चों 1.6 ग्राम। तो ए का वेट यहाँ पे है 1.6 ग्राम है टोटल, और यहाँ पे अब ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा? टोटल में से ए का वेट कम कर दीजिए, 4.0 में से 1.6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों 2.4 ग्राम। अब 4 का डिवीजन लगा के सिंप्लीफाई करेंगे, 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। कितना आ गया बच्चों 2:3 आपके पास आ गया है। अगर हम दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देखें तो आपको सिंपली क्लिक करना चाहिए अभी आराम से। जो भी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे पढ़े हैं उनमें से कौन सा लॉ आपका यहाँ पे इसको देख रहा है, कौन सा लॉ आपके पास में यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, कौन सा लॉ आ रहा है बच्चों? फटाफट से समझो इसको। जब कोई एक एलिमेंट ए जो यहाँ पे गिवन है जिसका मास कैसा है बच्चों फिक्स्ड है, वो जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर के 2 और मोर कंपाउंड्स बना रहा है, जो कि यहाँ पे बन रहा है ए का ऑक्सीजन के साथ में एक ऑक्साइड बन रहा है, ए का ऑक्सीजन के साथ में दूसरा ऑक्साइड बन रहा है। अब इनमें जो ऑक्सीजन का या ए का वेट जो आपके पास में है, ए का वेट कितना है बच्चों 1 है, यहाँ कितना है 2, यानी कि सिंपलर होल नंबर रेशियो को ये बियर कर रहे हैं। तो ये कौन से लॉ को गवर्न कर रहे हैं बच्चों? दीज आर गवर्न बाय दी मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ बच्चों। कौन सा हो गया आपका मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ? मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया था, क्या बताया था बच्चों कि जब कोई एक एलिमेंट जिसका मास कैसा हो बच्चों फिक्स हो, वो जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइंड होकर के 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है और उनका मास जो है ना उनका रेशियो जो है वो आपका सिंपलर होल नंबर रेशियोज में आता है, तो वो गवर्न करता है आपका मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ। तो बच्चों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए बी और सी यहाँ पे आपका सही नहीं है बच्चों। आया समझ में? क्वेश्चन को देखते ही उसके डेटा को पढ़ते ही बच्चों आपको क्लिक कर जाना चाहिए कि कौन सा लॉ फॉलो अप करने वाला है। देख पा रहे? जहां पर आपको पहले कह दिया कि एक तो ऑक्साइड बन रहा है ए का, और एक ए का ऑक्साइड एक और बन रहा है, यानी 2 तरह के ऑक्साइड्स आप बना रहे हैं। अब ऑब्वियसली उन दोनों का वेट यहाँ पे गिवन है, वेट निकाल लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर आपका वो सिंपलर होल नंबर रेशियो को बियर करता है इट मीन्स वो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो कर रहा है। आराम से आपको समझ में आ जाएगा, आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ईजिली सॉल्व करो और ईजिली आंसर टिक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, अगेन आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे देखते ही। इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज प्योर सैंपल ऑफ वाटर, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज, ये टर्म समझ में आते ही क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों माइंड के अंदर। मैंने एक बात कही थी आपसे कि कोई केमिकल कंपाउंड को आप किसी भी सोर्स से ऑब्टेन कर लीजिए या उस कंपाउंड को किसी भी केमिकल रिएक्शन से बना लीजिए बच्चों। अगर उस कंपाउंड में जो एलिमेंट आपस में कंबाइंड हो रहे हैं उन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से वो कंपाउंड बन रहा है आपके पास, तो उन एलिमेंट्स का जो बाई मास रेशियो होगा बच्चों वो हमेशा उस कंपाउंड को बनाने के लिए कैसा होगा? फिक्स होगा हमेशा। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे CO2 के, H2O के। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना तो डेटा जो यहाँ पे गिवन है ना
वो वैल्यू नहीं रखता है बच्चों। स्टेटमेंट को आप समझें और वहीं से आप आराम से इलिस्ट्रेट कर लें कि ये एग्जाम्पल या ये क्वेश्चन जो है वो कौन से लॉ को फॉलो देता है बच्चों। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है आपसे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज प्योर सैंपल ऑफ वाटर। ऑब्वियसली बात है बच्चों, वाटर के बारे में कह रहा है, तो वाटर का फॉर्मूला आपको सबको पता है बच्चों, क्या होता है H2O। ऑब्वियसली इसको बनाने में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो एक होगा हाइड्रोजन, एक होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन को यहीं से स्टार्ट कर लीजिए फटाफट फटाफट, जितनी डिटेल्स आपको आती है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, आगे तक तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका बच्चों। क्या कह रहा है आपसे, प्योर सैंपल ऑफ वाटर ऑलवेज यील्ड्स 88.89 मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या कह रहा है आपसे कि जब प्योर सैंपल ऑफ वाटर को ऑब्टेन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास हमेशा कितना होगा, 88.89% होगा बाय मास। फिक्स कर दिया बच्चों इसने यहाँ पर। एंड 11.11% जो होगा वो होगा आपके पास बच्चों किसका मास होगा, आपके पास होगा हाइड्रोजन का मास होगा। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ, कौन से लॉ से ये चीज आपकी एक्सप्लेन होती है, तो समझ में आ गया बच्चों। जब यहाँ पे कह दिया कि दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से आपके पास एक कंपाउंड बन रहा है वाटर, क्या बन रहा है बच्चों, वाटर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या बन रहा है आपके पास में, वाटर बन रहा है। दो एलिमेंट्स आपने लिए हैं H और O, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है बच्चों, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब उस वाटर के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन का जो बाईमास रेशियो है वो कितना है बच्चों, 88.89% है, फिक्स है। वही हाइड्रोजन का बाईमास रेशियो कितना है बच्चों, 11.11% है, फिक्स कर दिया आपने। अब इन दोनों से आपके पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात हो गई ना, वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि दो एलिमेंट्स को कॉम्बाइन करने पर आपके पास में अगर कोई एक कंपाउंड बन रहा है और उसके कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स का बायोमास रेशियो बिल्कुल फिक्स हो, कांस्टेंट हो, तो वो कौन सा लॉ को फॉलो करता है बच्चों, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को। फटाफट से ऑप्शन देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है आंसर, कांस्टेंट कंपोजिशन हो जाएगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि वॉल्यूम तो फिर गैसेस के लिए होता है बच्चों, यहाँ बायोमास गिवन है आपको, तो कांस्टेंट कंपोजिशन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को ये फॉलो कर रहा है। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, देखते समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा लॉ फॉलो दे रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आ रहा है बच्चों, क्या है, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चों किसने दिया था सबसे पहले, आपको याद आना चाहिए, एंटोनी लेवेजियर ने दिया था आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्रॉस्ट ने दिया था आपको बच्चों कौन सा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड द मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ वाज गिवन बाय द डॉल्टन साइंटिस्ट, ठीक है। तो डॉल्टन यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है, ए गलत हो जाएगा आपका, सी गलत हो जाएगा। गेल उसेक ने कौन सा लॉ दिया था बच्चों, आपको पता ही होगा, गैसेस और वॉल्यूम के लिए दिया था लॉ आपको, तो यहाँ पे आंसर जो आपका वो हो जाएगा डॉल्टन। बहुत आसान सा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि व्हाट इज आवोगाद्रो नंबर। आवोगाद्रो नंबर क्या होता है बच्चों, तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ, बाकी आपको देख लेते हैं इसको। आवोगाद्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, एन ए से, जहाँ पे ए का मतलब होता है आवोगाद्रो, एन का मतलब होता है नंबर। एंड सिंपली देखें तो आपको एक चीज लर्न कर लेनी है कि आवोगाद्रो नंबर का मतलब होता है बच्चों 1 मोल। कितना होता है बच्चों, 1 मोल। एंड 1 मोल कितना होता है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मोल होता है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आया आपको, क्या कहा मैंने आपसे, 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपके पास में, 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स, ठीक है। और 1 मोल मतलब आवोगाद्रो नंबर, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो को हम डिफाइन कैसे करेंगे बच्चों, तो उसका मतलब सिंपल होता है 1 मोल, 1 मोल वैल्यू। और 1 मोल का कितना वैल्यू होता है बच्चों, जैसे एक दर्जन में हम बोलते हैं 12 वैल्यू होती है, 12 पार्टिकल्स होते हैं, वैसे ही 1 मोल का मतलब होता है बच्चों 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर किसी सब्सटेंस में इतने पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका मतलब बच्चों 1 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। अब मोल क्या होता है, क्या चीज़ होती है, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं, ये सारा डिटेल डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 जब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो उसमें पूरा मोल कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा विद सुपर्ब न्यूमेरिकल्स बच्चों, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बने रहिएगा मेरे साथ पार्ट 3 में।
बहुत अच्छा सेशन जाने वाला है, वो आपका मोल कंसेप्ट के ऊपर बच्चों। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ आंसर दे रहा हूँ कि एवोगाड्रो नंबर का मतलब 1 मोल है, 1 मोल का मतलब इतनी वैल्यू होगी बच्चों। तो फटाफट से इन ऑप्शन में हमें चूज करना है कि कहाँ पे 1 मोल गिवन है आपको। देखिएगा, एवोगाड्रो नंबर इज नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो 1 ग्राम के लिए नहीं होगा बच्चों। नंबर ऑफ मिलीलीटर्स विच 1 मोल ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस ऑक्यूपाइड एट एनटीपी, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 1 मोल ऑफ गैसेस के लिए कह रहा है तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ यानी कि 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स इसमें होंगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ग्राम बोल रहा है बच्चों, उसका मतलब ये भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस आपका आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज बी ऑप्शन था आपके पास, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, तो एवोगाड्रो नंबर का मतलब समझ में आया, एवोगाड्रो का मतलब होता है 1 मोल बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, अगेन बच्चों इसको देखते समझना आपको क्या गिवन है। एक कार्बन है आपके पास, एक ऑक्सीजन है, दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं बच्चों, 2 ऑक्साइड बना रहे हैं, है ना। समझ में आना चाहिए यहाँ पर। देखो मैं कह रहा हूँ स्टेटमेंट देखते क्लियर हो जाना चाहिए। कार्बन जो है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके 2 तरह के ऑक्साइड्स बना रहा है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन बन रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि ऑक्साइड ए बन रहा है और ऑक्साइड बी बन रहा है मान लो। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोल रहा है तो बच्चों आपको, एक बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्लियर ही हो गया है तो कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 बन रहा है। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा देख लेते हैं फटाफट से। इन विच द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज रेस्पेक्टिवली 12 द रेशियो 16 एंड द 12 द रेशियो 32। ये तो और भी इजी हो गया बच्चों आपके लिए कि यहाँ पे तो आपको रेशियो और गिवन है, अदरवाइज मैं तो यहाँ पे निकालने वाला था कि कार्बन का जो वेट होगा वो 12 होगा बच्चों, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है बच्चों 16 होता है, राइट। तो 12:16 हो जाएगा। कार्बन का वेट स्टिल 12 होता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के आइटम कितने गिवन है बच्चों, आपको 2 गिवन है, तो 16 × 2 कितना होगा 32 हो जाएगा बच्चों आपके पास। अब यहाँ एक एलिमेंट का मास कैसा है बच्चों, फिक्स है, किसका, कार्बन का। और जब कोई एक एलिमेंट जिसका मास फिक्स हो वो दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर के 2 और मोर कंपाउंड्स बनाए और उनका बाई मास रेशियो कितना बच्चों 16:32, यानी 16:32 यानी कि मल्टीपल रेशियो में आपके पास आ रहा है, 1:2 में आ रहा है आपके पास में। इसका सिंपल मतलब यहाँ पर क्या हो गया है कि ये किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, ये फॉलो कर रहा है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो कर रहा है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पर आपका फॉलो हो गया है। समझ में आ गया बच्चों, ये तीनों लॉ आपके फॉलो अप नहीं होंगे यहाँ पे, कौन सा हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये तो देखते समझ में आ गया था क्वेश्चन बच्चों कि 2 ऑक्साइड बन रहे हैं, दोनों का अलग अलग वेट गिवन है 16 यानी कि 1, 16 का साथ में रेशियो कितना है 32, 1:2 मल्टीपल सिंपल होल नंबर रेशियो में आपके पास आ रहा है, तो मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ यहाँ पे फॉलो हो जाएगा बच्चों। चलिए अभी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक और सॉल्व कर लिया अपन ने, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है बच्चों आपका, अगेन क्वेश्चन आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन से ही है। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलिस्ट्रेटेड बाय द 2 कंपाउंड्स, कि यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। अब वापस बात वही आ गई है, अगर आपको लॉजिक्स पता है बच्चों, कंसेप्ट पता है, तो आसानी से देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब मल्टीपल प्रोपोर्शन का सिंपल मतलब हुआ कि ऐसा कंपाउंड फाइंड आउट करना जिनमें एक का मास फिक्स हो और दूसरे का मल्टीपल होल नंबर रेशियो में हो या सिंपल होल नंबर रेशियो में हो, तो हो जाएगा बच्चों। चलो देखते हैं फटाफट से। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं बच्चों NaCl और सोडियम ब्रोमाइड को बोलेंगे बच्चों NaBr। ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो एलिमेंट ही बच्चों डिफरेंट डिफरेंट हो गया, तो इनके मास भी बहुत अलग अलग होंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी वाटर यानी कि H2 एंड हैवी वाटर ये भी नहीं होगा बच्चों, कास्टिक सोडा एंड कास्टिक पोटास भी नहीं होगा बच्चों। ये दिख रहा है आपको, सिंपल देखो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, देखते ही पता लग जाएगा। डाइऑक्साइड का मतलब बच्चों 2 ऑक्सीजन यानी सल्फर के साथ, और सल्फर ट्राइऑक्साइड मतलब 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे बच्चों, तो देखते ही पता लग गया बच्चों। सल्फर का वेट क्या है, सेम है, ऑक्सीजन का कितना है बच्चों, मल्टीपल रेशियो में आ रहा है O2 एंड O3 यानी कि 32 एंड 42, सिंपल। तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो अप देगा बच्चों, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपके बेसिस किस पे थे बच्चों, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन थे, इजीली सॉल्व हो गए।
हमेशा ध्यान रखो कंसेप्चुअली लॉजिकली आपको चीज़ें जो भी पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन करना आसान है बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि आपका है बच्चों डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि पहले बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर्स थे जिन्होंने बच्चों एटम्स के बारे में जब सबसे पहली जानकारी दी आपको। एटम के बारे में सबसे पहले कहा गया कि एटम कहीं ना कहीं किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। राइट, समझ में आ रहा है आपको? जैसे इस पेन की बात की जाए तो इस पेन में जो सबसे छोटा पार्टिकल प्रेजेंट होगा बच्चों, सबसे स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट होगा, वो आपका एटम होगा। ठीक है, बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, इन्होंने इसके बारे में कुछ थ्योरी दी और इसका नाम क्या दिया बच्चों? परमाणु नाम दिया। 9th क्लास में पढ़ते हैं आप इस चीज़ को कि इंडियन फिलोसोफर ने सबसे पहले एटम्स को क्या नाम दिया था? परमाणु बच्चों। ठीक है, उसके बाद सबसे एक आइडियल थ्योरी जो आपके सामने आई थी वो बच्चों आई थी डाल्टन की ही। ठीक है, 1803 से लेकर के 1808 तक इन्होंने काम किया था इस थ्योरी के ऊपर और उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स आपको दिए कि एग्जैक्टली एटम के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एटम्स की क्या क्या नेचर होती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है और वो क्या होता है एग्जैक्टली, उसके बारे में कुछ उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए आपको, जिसे हम बोलेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब डाल्टन ने रिसर्च किया आपका एटम के ऊपर और उस रिसर्च के बाद में जो उसने कंक्लूजन दिए आपको उस थ्योरी के फॉर्म में, पोस्टुलेट्स के फॉर्म में आपको प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हालांकि बच्चों इस थ्योरी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही बाद में, जैसे हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से देखते हैं तो डिफरेंट मिलता है अपन को वो चीज़। ठीक है, तो मतलब ड्रॉबैक्स काफ़ी हैं इसके अंदर भी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा आपसे कि सबसे पहले थ्योरी जो आपके सामने आई थी एटम की स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, वो आई थी बच्चों डाल्टन से। तो हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जैक्टली चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं, तभी तो उसके अंदर डेवलपमेंट्स आते हैं बच्चों, है ना? तभी उसमें ड्रॉबैक्स बनेंगे, आगे डेवलपमेंट होगा। आज जो थ्योरीज हमारे पास में हो सकता है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, आगे और डेवलपमेंट आए आपके पास में, इसीलिए तो हम बच्चों साइंटिस्ट है ना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करें अगर एटॉमिक थ्योरी के बारे में इसके डाल्टन की, तो सबसे पहला जो आपके पास में पोस्टुलेट इसका आता है बच्चों वो आता है ये कि किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है बच्चों वो आपका होता है एटम। क्या होता है बच्चों? एटम होता है। और वो एटम आपका कैसा होता है बच्चों? इनडिविजिबल होता है। ये सबसे पहली थ्योरी थी आपकी डाल्टन की, सबसे पहला पोस्टुलेट है आपके पास में। इनडिविजिबल का मतलब अगर हम बात करें एटम की, तो एटम कहाँ से आया था बच्चों? एक ग्रीक वर्ड से आया था जिसको हम बोलते हैं एटमोस। क्या बोलते हैं बच्चों? एटमोस। यानी कि ये आपका आया एक ग्रीक वर्ड जो कि आपका है बच्चों एटमोस से है, जिसका मतलब ही बच्चों क्या होता है? अनकट। क्या होता है इसका मतलब बच्चों? अनकट होता है या अनडिविजिबल होता है। सिंपल समझ में आया कि ऐसी कोई भी चीज जिसको और सिंपल पार्टिकल्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते और उसे ज़्यादा कट नहीं कर सकते, उसे और सिंपल कह सकते हैं कि इक्वलाइज नहीं कर सकते, आप ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एटम बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन फर्स्ट पोस्टुलेट आपका है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच इज इनडिविजिबल, जिसको और सिंपल पार्टिकल्स में आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो कोई भी मैटर जो होता है बच्चों वो कंसिस्ट करता है इनडिविजिबल एटम्स को। ये बात कही आपके डाल्टन ने। अब अगर हम इसको कंपेयर करें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के साथ बच्चों, तो वहाँ पर ड्रॉबैक आ जाएगा, क्योंकि आज की अगर हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ हमें पता लगता है कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है, बट कहीं ना कहीं ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, जो कि आपके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो वही बात मैं आपसे कह रहा था बच्चों, थ्योरी जरूर दी है डाल्टन ने, सबसे पहले बताई जरूर है डाल्टन ने एटॉमिक के बारे में कि एटम्स किस नेचर का होता है, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हर पोस्टुलेट के साथ कुछ ना कुछ ड्रॉबैक जुड़े हुए हैं आपके, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कहा बच्चों कि ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो उस ऑक्सीजन के एलिमेंट को बनाने में जितने भी एटम्स आपके यूज किए गए हैं वो सबके सब आपस में कैसे होते हैं बच्चों?
आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज के होते हैं। फॉर एन एग्जांपल इन सबका मास भी कैसा होता है बच्चों, आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। समझ में आया बच्चों आपको? जब आपके सारे एटम्स एक ही एलिमेंट को बना रहे हैं तो उस एलिमेंट को बनाने में जितने भी एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है वो सारे के सारे एटम्स कैसे होते हैं बच्चों, आइडेंटिकल यानी कि सेम प्रॉपर्टीज के होते हैं। ठीक है, ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। अब अगर मैं इसके अपोजिट बात करूं तो मान लो मेरे पास दो एटम हैं, एक हाइड्रोजन है बच्चों और एक ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को बनाने में ये वाले एटम्स अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोजन को बनाने में ये वाले एटम्स पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। तो ये एटम्स इन एटम से क्या होंगे बच्चों, डिफर होंगे, डिफरेंट होंगे, क्योंकि एलिमेंट भी तो डिफरेंट बना आपके पास में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये एलिमेंट अगर ऑक्सीजन को बना रहे हैं तो यही एलिमेंट हाइड्रोजन को बनाएंगे, नहीं बना सकता बच्चों, प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाएगी एलिमेंट्स की। अगर यही एटम अगर हाइड्रोजन को बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसकी प्रॉपर्टी भी इसके जैसी ही होगी फिर, है ना। तो हमेशा ध्यान रखें कि एक एलिमेंट को बनाने में जितने भी एटम्स आप यूज कर रहे हैं वो सब के सब कैसे होते हैं, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी के होते हैं। लेकिन डिफरेंट एलिमेंट को बनाने के लिए जो एटम्स यूज किए जाएंगे वो हमेशा डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होंगे बच्चों। ठीक है, क्या कहा बच्चों कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। समझ में आया? यानी कि ऑक्सीजन को बनाने में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो हाइड्रोजन को बनाने में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन एटम्स का मास आपस में कैसा होगा बच्चों, डिफरेंट होगा। हालांकि इनका आपस में सेम होगा, इनका भी आपस में सेम होगा, लेकिन इनका मास इनके मास से क्या होगा बच्चों, डिफरेंट होता है। इनकी प्रॉपर्टी से क्या होगी बच्चों, डिफरेंट होती है। समझ में आया? क्योंकि एटम्स भी अलग हैं और उनसे बनने वाला एलिमेंट भी अलग है बच्चों। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम्स जब आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, एग्जांपल ले लें फटाफट से, आपको पता भी ये चीज, H2O का ले लेते हैं फटाफट से, बहुत सिंपल एग्जांपल आपके पास है, वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल को बनाने में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। ये बात आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ एक पोस्टुलेट के अंदर, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, राइट। तो इसका मतलब समझ रहे हो, ये वाला जो थर्ड लॉ आपका जो पोस्टुलेट आ रहा है वो किसको फॉलो अप करता है बच्चों, कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ को फॉलो अप करता है। वहीं अगर हम बात करें इस वाले की, लास्ट वाले की, तो देखेंगे भी ये कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें आपके पास में। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे ये बच्चों, ये कह रहा है कि जब किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं आपके, चाहे हाइड्रोजन कर रहा हो चाहे ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो इनके कॉम्बिनेशन जब होते हैं आपस में, तो जब ये कंबाइंड होंगे तो इनका बाई मास रेशियो कैसा होगा बच्चों, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। यही तो लो था आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही पोस्टुलेट दिया आपको डोल्टन ने, क्या कहा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कुछ एटम्स तो थे हाइड्रोजन के बच्चों, कुछ एटम्स थे आपके ऑक्सीजन के, तो डिफरेंट एटम्स आपके पास हैं, उनसे डिफरेंट एलिमेंट बने और उन डिफरेंट एलिमेंट्स को जब कंबाइंड किया गया तो क्या बना बच्चों, कंपाउंड बना आपके पास में। वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा बच्चों, एक फिक्स्ड रेशियो में होता है बाई मास। ठीक है ना, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ये भी बताया। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहे हैं बच्चा आपसे कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, कि कोई भी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर हम एटम्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड एटम ऑलरेडी हैं उनको वापस से रीऑर्गेनाइज करते हैं। दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या कहा बच्चों कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल प्रोसेस आपके पास होता है, तो उसमें ना तो आपके एलिमेंट्स यानी कि मास ना तो आपका क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मास को ये पोस्टुलेट आपका फॉलो अप दे रहा है बच्चों। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास में, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो डॉल्टन ने प्रपोज किए थे, जिसे बोला गया डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि आपका रिलेट करता है नेचर, प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के साथ बच्चों। ठीक है, याद रह जाएगा आपको, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर विच इज इनडिविजिबल अकॉर्डिंग टू डॉल्टन बच्चों। नाउअडेज हम बोल सकते हैं कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, लेकिन डॉल्टन के हिसाब से वो इंडिविजिबल है बच्चों। सेकंड क्या कहा बच्चों इसने आपसे, सेकंड कहा कि जो भी एलिमेंट्स आपके पास में हैं
उनमें प्रेजेंट जितने भी एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखते हैं, लाइक आइडेंटिकल मास। लेकिन जब बात करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की तो उनमें जो एटम प्रेजेंट होंगे वो भी डिफरेंट होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी बच्चों। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहा आपसे कि किसी कंपाउंड को बनाने में जो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है वो एलिमेंट्स के जो जितने भी एटम्स होंगे वो डिफर होंगे, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन में हमेशा रेशियो कैसा होगा बच्चों, फिक्स होगा। एंड द लास्ट वन इज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मास नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, यानी कि एलिमेंट ना बनेगा आपका ना डिस्ट्रॉय होता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है आपके पास। ठीक है, तो ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी आपकी जो गिवन थी बाय द डाल्टन इन 1803 टू 1808। 1808 में इसने लॉ भी प्रपोज किया था बच्चों, कौन सा, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, कि व्हाट इज एटॉमिक मास, एटम का मास क्या होता है बच्चों। अगर हम बात करें मास ऑफ एटम की, है ना, तो बच्चों सिंपल सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वो होता है वेरी वेरी माइन्यूट, है ना। किसी किसी एटम के मास के बारे में हम बात करने वाले हैं। एटॉमिक मास का एग्जैक्ट मीन क्या होता है, मास ऑफ एटम बच्चों। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कि एटम क्या होता है, किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। जब वो खुद ही सबसे छोटा पार्टिकल है बच्चों, इसका मतलब यही हुआ ना कि उनका मास भी बहुत छोटा सा होगा, बहुत थोड़ा सा होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत माइन्यूट सा मास आपका होता है किसका बच्चों, एटम का। तो एटॉमिक मास का सिंपल मतलब होता है बच्चों मास ऑफ एटम। अब मास ऑफ एटम को बच्चों कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक यूज में ली जाती है बच्चों वो होती है आपकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री बच्चों, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ये आपको याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू कैलकुलेट एक्यूरेटली एटॉमिक मास। किसी एलिमेंट का हमें अगर एक्यूरेसी के साथ में एटॉमिक मास कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो की जाती है बच्चों मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आपको याद करना है, ठीक है, लर्न करना है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज द टेक्निक विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट एटॉमिक मास, यानी कि मास ऑफ एन एटम एक्यूरेटली बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसका मास बहुत माइन्यूट होने की वजह से सबसे पहले जब इनके मासेस को कैलकुलेट किया जाता था बच्चों, पुराने जमाने के टाइम की बात कर रहा हूँ, तो उसको हम कंपेयर करते थे बच्चों किसके साथ, विथ मास ऑफ हाइड्रोजन बच्चों। किसके साथ कंपेयर करते थे सबसे पहले, हाइड्रोजन के मास के साथ कंपेयर किया जाता था जिसका मास एग्जैक्टली सबसे कम होता है बच्चों 1.008 यू। समझ में आया, या 1 कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, सबसे पहले जिस भी एटम का मास कैलकुलेट किया जाता था बच्चों उसको कंपेयर किससे करते थे हम लोग, हाइड्रोजन के मास से। ठीक है, बाद में बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, आपको पता लगा होगा कि हाइड्रोजन के अंदर केवल प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रॉन का प्रेजेंस नहीं होता है। तो एग्जैक्टली उसका मास हम किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है आपके पास जहां पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास में प्रोटॉन्स अवेलेबल है लेकिन न्यूट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। इसको देखा कब गया बच्चों, जब हीलियम का वेट कितना निकला, 4 ग्राम, 4 AMU निकला आपका। तो ये 4 कैसे आया जबकि उसका एटॉमिक नंबर तो 2 ही है, प्रोटॉन तो 2 ही है उसके अंदर। तो देखा गया कि उसमें एक और स्पीसीज प्रेजेंट है 2+2 न्यूट्रॉन्स, दोनों को मिलाने पे मास कितना है आपके पास में 4। ठीक है, तो एग्जैक्टली एटॉमिक मास को हम क्या बोल सकते हैं, एक और चीज के साथ में बोल सकते हैं कि इट इज द टोटल मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बच्चों, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, एटॉमिक मास के इक्वल होगा आपका, नो डाउट्स। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि ये चीज आपकी फेलियर हो गई यहाँ पर, कि हम हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर बाद में क्या किया गया बच्चों, एक स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पे यूज किया गया बच्चों कार्बन को। किसको यूज किया गया, कार्बन को। और कार्बन के भी बच्चों टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं, C12, 13 एंड 14। इसमें से कौन सा यूज किया गया बच्चों, C12 आइसोटोप यूज किया गया था। और बेसिकली इन तीनों आइसोटोप्स को मिला के अगर हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो वो कितना था बच्चों, 12 आता है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो एक स्टैंडर्ड एलिमेंट जो आपका एज ए रेफरेंस एलिमेंट यूज किया गया था वो आपका अब नाउ डेज यूज किया जा रहा है, कौन सा, कार्बन 12 यूज किया जा रहा है। तो व्हाट इज द एटॉमिक मास बच्चों एग्जैक्टली, तो हम बोल देंगे
कि इट इज़ द वन एटॉमिक मास, यानी बेसिकली हम कहें कि एटॉमिक मास जो होता है किसी एलिमेंट का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, AMU से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AMU से, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल इसको शॉर्ट फॉर्म में केवल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये और खास बात है बच्चों। AMU थोड़ा बड़ा लेटर हो गया, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। इसका मतलब हम एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। और 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, मैंने बता दिया आपको कि जब हम कभी किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट करें विद द कंपैरिजन ऑफ 1/12 मास ऑफ द कार्बन C12, ठीक है, 1/12 मास यानी कि 12th पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज द मास एग्जैक्टली इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कि कार्बन 12 जो हमने लिया है यहाँ पे एज आइसोटॉप के फॉर्म में बच्चों, इसका 1/12 पार्ट जो होगा, यानी कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होगा टोटल, उसको कैलकुलेट करते हैं बाय द कंपैरिजन ऑफ 1/12 मास ऑफ द कार्बन। और कार्बन में भी कौन सा कार्बन बच्चों, C12 वाला कार्बन हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको ये। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि जो मैग्नीशियम एटम आपके पास में है उसका मास बताया गया है इक्वल टू 24 AMU। अब मैग्नीशियम की बात करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 12 होता है। तो 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 24 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट कैसे किया गया होगा बच्चों, वो मैं आपको सिखा देता हूँ, फटाफट देखिए फटाफट से। एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, तो यहाँ पे आपको गिवन है कितनी है, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 होती है बच्चों। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि हमने बोला था 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन, ठीक है। जो कि किसके इक्वल होता है, 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन एटम के इक्वल होता है, उसके मास के इक्वल होता है, जो कार्बन 12 का लिया गया है एज ए आइसोटोप फॉर्म में बच्चों, ठीक है। अब हम इसके हेल्प से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं किसको बच्चों, हाइड्रोजन के मास को, मास ऑफ हाइड्रोजन। सिंपल, हमने क्या कहा कि हमें हाइड्रोजन के मास को कैलकुलेट करना है राइट नाउ, है ना। और उसको हम कंपेयर किससे करेंगे बच्चों, 1 AMU से करेंगे, है ना। और 1 AMU की वैल्यू एग्जैक्टली कितनी होती है, ये हमने यहाँ पे दे दी है आपको। अब हाइड्रोजन का मास जो होता है बच्चों एक एटम का, वो कितना होता है, ये होता है आपके पास में। हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट है बच्चों, ओनली प्रोटॉन प्रेजेंट है। और 1 प्रोटॉन का मास कितना होता है बच्चों, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है एक प्रोटॉन का मास, ठीक है, हो गया। अब टोटल वेट निकालेंगे तो द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, कंपेयर कर लेंगे किसके साथ बच्चों, इसको AMU के साथ में। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइड बाय, यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास में, 1.66056 इंटू 10⁻⁻24। 24 से 24 गया है यहाँ पे, ये लगभग लगभग 1 टाइम चला जाएगा, तो 1.008 आपके पास आ जाएगा टोटल मास किसका, हाइड्रोजन का बच्चों, ठीक है। और उसके आगे यूनिट क्या यूज कर लेंगे बच्चों, AMU यूज कर लेंगे यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट। सिमिलरली अगर आप निकालते हैं बच्चों ऑक्सीजन का तो भी ऐसे निकलेगा, राइट। अब 16 ऑक्सीजन के अंदर बच्चों कितने प्रोटॉन अवेलेबल होंगे, है ना। 16 इसका एटॉमिक नंबर है, तो ऑब्वियसली इसमें 16 प्रोटॉन होंगे। एक प्रोटॉन का मास बच्चों कितना होता है, इतना होता है। टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ये एक प्रोटॉन का मास है। ऑक्सीजन में कितने होंगे बच्चों, 16 होंगे, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, 1.660, यानी 1 AMU से इसको कंपेयर करेंगे, 1.60056 इंटू 10⁻24 हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ जाएगा अपने पास। 1 इंटू 16 कितना जाएगा बच्चों, सिमिलरली 16 AMU आपके पास आ जाएगा आंसर, है ना। तो किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक मास इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये आपको नॉर्मल बात बोली गई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AMU जो होता है उसको अपन रिप्लेस करते हैं बच्चों किसके साथ, U के साथ, जिसको यूनिफाइड मास भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, U को यूनिफाइड मास। तो समझ में आया आपको बच्चों कि एग्जैक्टली व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम का मास होता है, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई आपको क्लियर। दूसरी चीज क्या हुई बच्चों
कि एटॉमिक मास जो होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता था पहले, हाइड्रोजन के मास से कंपेयर करके, लेकिन पता लगा बाद में कि हाइड्रोजन में तो मास ही कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास होता है, उसमें न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो बाद में लेटर ऑन मॉडर्न की हम बात करें, मॉडर्न रेस की बात करें, तो वहाँ पे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किसके साथ बच्चों, कंपेयर किया जाता है उसको 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम्स, जो कि लेते हैं C12 कार्बन एटम को, ठीक है, कार्बन 12 आइसोटॉप्स को यूज वहाँ पे करते हैं। आ गया समझ में। अब वहाँ पे हमने बात की, इस चीज़ को हम बोलते क्या है बच्चों, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो डिफाइन कैसे करेंगे कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द इक्वल टू द मास ऑफ एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 AMU, जिसकी वैल्यू होती है 1.66050 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसको कंपेयर करके हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एएमयू को शॉर्ट फॉर्म में आजकल बोला जाता है बच्चों, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, ठीक है। चलिए अब बात आती है बच्चों एवरेज एटॉमिक मास की। क्या बोल रहे हैं बच्चों यहाँ पे, एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी बच्चों, जरूरत इसलिए पड़ गई कि कभी कभी क्या होता है नेचर के अंदर, जो हमारा एनवायरमेंट है, नेचर है, इसके अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट 2 या 3 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको क्लोरीन के बारे में, एक क्लोरीन आपको मिलता है बच्चों ऐसा जो 35 मास का होता है, और एक क्लोरीन आपको ऐसा भी मिल जाता है नेचर में जो 37 मास का होता है ना। तो एक ही एलिमेंट अलग अलग वेट के आपको नेचर में मिल जाते हैं, इनको फिर क्या बोला जाता है आपस में, आइसोटॉप्स। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी, आई एम श्योर दैट। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जब कोई दो या ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स हो, उनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो बच्चों, सेम हो, लेकिन उनका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। देखो एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। अब दिक्कत क्या है बच्चों, कि जब हमारे पास नेचर में एक ही एलिमेंट अलग अलग मासेस के हैं, कोई इस मास का है, कोई उस मास का है, कोई उस मास का है, डिफरेंट डिफरेंट मास है, लेकिन एलिमेंट वही है, अलग अलग मास आ गया आपके पास। तो हमें दिक्कत ये आई कि इनका एग्जैक्ट मास होगा कितना बच्चों फिर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तीनों आइसोटॉप्स को, या 4 है तो 4 को, 2 है तो 2 को, सभी को मिला करके उनका एवरेज मास निकाल लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास बच्चों। समझ में आई बात आपको, है ना। देखो अब इसको पढ़ोगे तो वापस समझ में आएगी। मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स जो नेचर में मिलते हैं एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब ये हो गया कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मासेस के साथ आपको एनवायरनमेंट में मिला जाता है, ठीक है। when we take into account the existence of these isotopes and their relative abundance, यानी कि नेचर में उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब जैसे मान लो ये दो एग्जांपल आपके पास थे, तो क्लोरीन 35 वाला जो एलिमेंट है वो नेचर में कितना पाया जाता है, कितना मिलता है आपको, उसकी नेचुरल अबंडेंस कितनी है बच्चों, और इसके पाए जाने की नेचुरल अबंडेंस कितनी है, उनको अकाउंट में लेते हैं फटाफट से, है ना। और फिर उनका निकाल लेते हैं बच्चों एवरेज एटॉमिक मास। उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे। एग्जैक्टली मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, तो वो तरीका ये होता है बच्चों, आपके पास क्या होता है कि मास ऑफ एलिमेंट यानी कि m1 बोल सकते हो आप इसको, फर्स्ट एलिमेंट का मास कितना है, मल्टीप्लाई बाय क्या बोल सकते हो, उसका नेचुरल अबंडेंस, नेचुरल अबंडेंस या नेचुरल रेशियो कितना उसका, ठीक है बच्चों। फिर प्लस कर देंगे बच्चों m2 यानी कि मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट इनटू उसका नेचुरल अबंडेंस कितना है बच्चों, n2 बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर थर्ड एलिमेंट है तो क्या बोल देंगे, m3, उसका नेचुरल अबंडेंस कितना है, n3 एंड सो ऑन चला जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। अगर हमें इसको फॉर्मुलेशन करना हो बच्चों तो किस तरह से फॉर्मुलेशन करेंगे कि एग्जैक्टली अगर आपके पास में कोई एलिमेंट 3 मास के साथ है या 2 मास के साथ है, तो पहले वाले का मास कितना है, मल्टीप्लाई उसका नेचुरल अबंडेंस कितना है, नेचर में उसके पाए जाने की परसेंटेज कितनी है बच्चों, प्लस m2 इंटू n2 प्लस m3 इंटू n3 एंड सो ऑन चला जाएगा। और फिर बच्चों को डिवाइड कर देंगे किससे बच्चों, टोटल ऑफ नेचुरल अबंडेंस, ठीक है, क्योंकि नेचर में अबंडेंस कितनी पाई जा रही है आपकी वो देख लेते हैं।
अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे गिवन है आपको बच्चों कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। देखो अब एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है आपको कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसको यहाँ पे मैंने वेट ले लिया 12, और इसका नेचर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बच्चों सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका परसेंटेज इतना है आपके पास में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि कितना हो गया बच्चों M1 N1। M1 क्या हो गया, M1 तो हो गया मास, और N1 क्या हो गया नेचुरल अबेंडेंस हो गया। अब प्लस कर देंगे, ये आपका 13 वाला है, कार्बन 13 ले लिया यहाँ पे, उसका नेचुरल अबेंडेंस प्लस कर देंगे, ये आपका 14 वाला कार्बन है उसका नेचुरल अबेंडेंस, यानी 12 सबसे ज़्यादा मिलता है आपको नेचर में, 13 वाला कार्बन उससे कम मिलता है बहुत, और 12 वाला तो बहुत ही कम, सॉरी 14 वाला तो बहुत ही कम मिलता है आपको। अब इनका एवरेज जब हमने कैलकुलेट करा बच्चों तो कितना आया 12.011, यानी कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कितना हुआ 12 होगा। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, देखो फटाफट से एक बार और देख लो। क्लोरीन 1735 आपके पास है बच्चों, और एक 17 क्लोरीन 37, दो तरह के क्लोरीन आपको मिलते हैं बच्चों। इन दोनों का जो नेचुरल अबेंडेंस आपके पास में होता है वो होता है 3:1 बच्चों, यानी अगर 4 टाइम ढूंढने जाएंगे ना नेचर में तो 3 बार आपको मिलेगा ये वाला और 1 टाइम मिलेगा आपको ये वाला बच्चों। कैलकुलेट कर लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला, मास 1 यानी मास 1 इंटू नेचुरल अबेंडेंस प्लस मास 2 इंटू नेचुरल अबेंडेंस एन टू अपॉन डिवाइड किससे कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ नेचुरल अबेंडेंस से, कि नेचुरल अबेंडेंस कितनी है उसका सम लगा देंगे यहाँ पे। M1 कितना है बच्चों 35 है, इंटू उसका नेचुरल अबेंडेंस कितना है 3 है, प्लस 37 है M2, नेचुरल अबेंडेंस कितना है बच्चों 1, डिवाइड बाय कितना जाएगा 3 + 1। सॉल्व कर दिए फटाफट से, 35 इंटू 3 कितना हो गया 105 प्लस 37 डिवाइड बाई 4, और कितना होगा टोटल आपका 7 5 12 कैरी 1 3 1 4, और ये 1 हो गया आपके पास डिवाइड बाई 4, 4 3 जा 12 12 2 5.5 यू आ जाएगा बच्चों। तो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों 35.5 यू होता है। ठीक है, ऐसे हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं बच्चों। कैसे करते हैं पता लगा आपको, कि कोई एलिमेंट जिसका नेचर में अलग अलग वेट गिवन है उसका मास लेना है, और उनके नेचर में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है बच्चों सम ऑफ द नेचुरल अबेंडेंस से, तो आपके पास क्या निकल जाएगा टोटल वेट निकल जाएगा बच्चों, कि एवरेज मास कितना है आपके पास। ठीक है, एवरेज की नीड क्यों पड़ी, एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये सारा मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे वे में। चलिए बच्चों, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट है आपके पास है वो आपका है मॉलिक्यूलर मास बच्चों। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हो गया बच्चों, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया आपके पास, राइट, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स में क्या होते हैं बच्चों एटम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे ना कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट टोटल एलिमेंट जो है उन सबका जो मास होगा उसका सम जो होगा वो क्या कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास बच्चों। देखो ध्यान से, तो मॉलिक्यूलर मास क्या है बच्चों आपका, मॉलिक्यूलर मास आपका है इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट, निकाल लिया ना बच्चों यहाँ से अपन ने। मॉलिक्यूल में क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट में क्या होता है बच्चा एटम होता है, तो एटम्स के मास का जो एवरेज होगा प्रेजेंट इन एलिमेंट उसको टोटल करने पे क्या निकल जाएगा मॉलिक्यूल का वेट निकल जाएगा आपका, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल बच्चों। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O है, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों, दो एलिमेंट तो हाइड्रोजन के हैं, एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन का वेट कितना होगा बच्चों 16U होगा, पता है आपको। हाइड्रोजन का वेट 1U होता है बच्चों, लेकिन दो गिवन है, मल्टीप्लाई दो से कर देंगे, दोनों का सम कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा बच्चों। यानी कितना आ गया 16 एंड 2 18U हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट्स के अंदर प्रेजेंट जो भी आपके पास क्या हो गए एटम्स उनका एवरेज मास या सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ये कह रहा बच्चों नीचे क्या, इट इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ इट्स एटम एंड एडिंग देम टुगेदर। ये कहा मैंने, जैसे H2O में हर एलिमेंट का मास लिख दीजिए, उसके कितने कितने एटम्स प्रेजेंट उनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर सबका ऐड कर दीजिए, ऐड करने पे क्या निकल जाएगा टोटल मास निकल जाएगा। एग्जांपल देखिए फटाफट से, मीथेन, मीथेन का मतलब होता है बच्चों CH4,
कार्बन का मास कितना होगा बच्चों 12 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होगा 1, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम्स गिवन है यहाँ पे 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12 प्लस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 16U आंसर आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आंसर हो गया। वाटर का मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ बच्चों, 18 आ रहा है आपके पास में, राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। और एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया अपन ने क्या बच्चों C6H12O6, इसका हमें वेट कैलकुलेट करना है, करें बच्चों। कार्बन का वेट कितना होता है 12, कितने एटम्स गिवन है यहाँ पे 6, कितने हो गए ये, प्लस हाइड्रोजन का एटम कितना होता है बच्चों 1 इंटू कितने एटम गिवन है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों 6 इंटू कितना होता है वेट 16 तो वेट होगा और 6 आपके पास एटम प्रेजेंट है, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया बच्चों 72, प्लस ये कितना हो गया 12 प्लस ये कितना हो गया 16 6 96, कितना हो गया बच्चों 96 हो गया। 96 में 12 ऐड कर दीजिए बच्चों, कितना आ जाएगा आपके पास में 6 to 8 to 10, कैरी कितना आ गया 1, 9 10 एंड 10 17 और 1 18, यानी कि 180U आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लाइक H2SO4 का एटॉमिक मास कितना होगा बच्चों, हाइड्रोजन का वेट कितना था 1 इंटू कितने एटम्स गिवन है 2, प्लस सल्फर का वेट कितना था 32, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है इंटू कितने कर देंगे बच्चों 4, क्योंकि 4 एटम्स गिवन है ऑक्सीजन के यहाँ पे, तो 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना हो गया बच्चों, ये टोटल हो गया आपका 6 और 2 8 और 6 3 9, 98U आपके पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, लाइक CO2 का निकाल सकते हैं, कार्बन का वेट कितना होगा बच्चों 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 एटम है 32, तो 12 प्लस 32 कितना हो गया बच्चों आपके पास में 30 10 40 44U आपके पास में आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का आप आराम से उसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बच्चों आपके पास फॉर्मूला मास। अगेन बच्चों कहीं ना कहीं क्या है आपके पास मास ही कैलकुलेट करना है आपको। ऑब्वियसली किसी कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका एटॉमिक मास जो होगा, उनका सम जो होगा वो क्या निकल जाएगा, मास निकल जाएगा। लेकिन एक स्पेशल टर्म यहाँ पे यूज की गई है, वो है आपका फॉर्मूला। और फॉर्मूला मतलब बच्चों सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है आपको क्या। अच्छा बच्चों एक चीज बताने वाला था मैं आपको यहाँ पे, मॉलिक्यूलर मास का मतलब तो आपने समझ लिया है यहाँ पे, देखो फटाफट से मॉलिक्यूलर मास का मतलब तो आपने यहाँ पे समझ लिया है कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट जो होंगे उन एलिमेंट में प्रेजेंट एटॉमिक मास जो होगा, एटम का मास, उनका जो सम होगा वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बच्चा और होता है आपके पास में, क्या चीज, एक टर्म और आती है आपके पास बच्चों, क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या आती है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जब ये टर्म कहीं यूज करने को आपको मिले बच्चों, तो सिमिलरली आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है, जैसे CO2 का निकाल लिया आपने 44, बस फर्क कितना सा हो जाएगा बच्चों 44U की जगह आपको ग्राम लिखना है फिर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात आपको। जैसे इसका वेट कितना है 180U, तो यहाँ पे आपको 180 ग्राम लिखना है, यहाँ पे 98 ग्राम लिखना है। तो ग्राम टर्म कब यूज होगी बच्चों, जब आप उसे ग्राम मोलिकुलर मास कहेंगे, और सिंपल मोलिकुलर मास बोलेंगे तो आपको यूनिफाइड मास यूज करना है, यानी कि यू यूनिट यूज करनी है आपको बच्चों। सिमिलरली दो टर्म यहाँ पर भी होती है, एक फॉर्मूला मास, एक ग्राम फॉर्मूला मास होता है बच्चों आपका। ठीक है, अब फॉर्मूला मास का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि सिमिलरली मास ही कैलकुलेट करना है, लेकिन करना किसके लिए है बच्चों, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज करना है। ठीक है, वो कंपाउंड जिनमें आयंस प्रेजेंट होते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हम कहते हैं ना कि कोई भी मैटर है उसके अंदर सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, वो आपका एटम हो सकता है, वो आपका आयन हो सकता है, वो आपका मॉलिक्यूल हो सकता है बच्चों। तो जिनमें भी कांस्टेंट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल, भाई हर मैटर में अपना एक छोटा पार्टिकल होता है, अगर वो छोटा पार्टिकल कैसा है बच्चों, आयन के फॉर्म में है, कैटायन एनायन के फॉर्म में है, तो इसका मतलब वहाँ हम कैलकुलेट करेंगे मास को, तो उसका मास क्या कहलाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास नहीं बोला जाएगा। मॉलिक्यूलर मास किसे कहा जाएगा, जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा आपका बच्चों, मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, एटम होगा। लेकिन फॉर्मूला यूज कब करते हैं बच्चों, जब हम किसी ऐसे कंपाउंड का मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं
जिसके कंपाउंड की सबसे छोटा पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल कौन होता है बच्चों? आयन होता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं किसी आयनिक कंपाउंड के लिए तो उसका नाम क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला मास। लिखो, द फॉर्मूला मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, करना ही है बिल्कुल, ऑफ कॉन्स्टेंट एटम करना है इन एन आयोनिक कंपाउंड बच्चों। बस इतनी सी बात कहनी है आपको। किसी आयनिक कंपाउंड के लिए उसके अंदर प्रेजेंट सारे एटम्स का मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो कहलाएगा आपका फॉर्मूला मास बच्चों। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। सिंपल सी बात है, विच इज नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब मॉलिक्यूल होगा, बट आयंस एज दियर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, यानी सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा पार्टिकल इन कंपाउंड्स में कौन होता है बच्चों? आयंस होता है आपका। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया बच्चों अपन ने NaCl का। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं आपके। अब Na का जो यहाँ पे टोटल मास कितना है बच्चों? आपको 23 गिवन है। Cl का एवरेज एटॉमिक मास अभी अपन ने निकाला था बच्चों, कितना होता है? 35.5 होता है। टोटल कर लीजिएगा बच्चों 0.5, 8 एंड 5, यानी 58.5 आपके पास मास आ जाएगा। U आपको यूज करना है बच्चों फॉर्मूला मास के लिए, यूनिफाइड मास। लेकिन जब आपके पास आ जाए ग्राम फॉर्मूला मास तो आप ग्राम यूनिट यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। वहां पे केवल स्लाइटली डिफरेंस आपका यूनिट का है, ठीक है। जब आप सिंपल यूज कर रहे हैं फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास, तो वहां आप यूनिट यूज करेंगे यू, और जब ग्राम के फॉर्म में आप दे रहे हैं तो वहां पे यूनिट यूज करेंगे ग्राम बच्चों, ठीक है। तो ये आसानी से आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बच्चों, व्हाट इज मोलिकुलर मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास एंड व्हाट इज फॉर्मूला मास बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पार्ट 2 जो है बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और उन सब बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो आपके क्लासमेट्स हैं, जिन्हें नीड है क्लास 11th में अच्छी केमिस्ट्री पढ़ने की, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। उन सभी बच्चों से इस वीडियो को लगातार आप शेयर करते रहिए बच्चों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नोटिफिकेशन आइंस पे बेल आइकन पे आप क्लिक करके उसे ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो और अपलोड यहाँ पे होते रहेंगे हमारे चैनल पर, वो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।